अध्याय 101 जूनियर सिटी लॉर्ड, मेरा नाम एथन है, उसने घोषणा की और उसकी आवाज छोटी सी भीड़ में गूंज उठी। मेरे इलाके में आपका स्वागत है, जैसा कि यह है। चूंकि तुम मेरी प्रजा बन गए हो और मेरी सुरक्षा स्वीकार कर ली है, इसलिए तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना होगा और निष्ठा से काम करना होगा। इस सीमा के पार राक्षस हमें घेर रहे हैं। 7 दिनों में वे हमारी सुरक्षा का परीक्षण करेंगे। क्या तुम इस क्षेत्र के लिए लड़ने को तैयार हो? हम तैयार हैं, उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया। अच्छा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। मैं तुमसे बस इस जगह के प्रति वफादारी और निर्देशों को सुनने की मांग करता हूं। मेरे निर्देश अर्थपूर्ण नहीं होंगे। मैं तुमसे मौत के आगोश में जाने को नहीं कहूंगा, नहीं मैं तुम्हें असंभव कार्य दूंगा। एक तीरंदाज का पेट गुड़गुड़ा रहा था, वह स्पष्टतः भूखा था। आदमी ने शर्मिंदगी से अपना सिर रगड़ा, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। एथन ने आगे बोलने से पहले अपनी आंखों के कोने से उसकी ओर देखा। आपको भोजन की भी चिंता नहीं होगी, उसने अपने भंडारण रिंग से कुछ भोजन निकालते हुए कहा। सौभाग्य से मैंने ऐसी स्थिति के लिए तैयारी कर ली थी जहां मुझे कुछ समय तक बिना भोजन के रहना पड़ता। एथन को यह पता नहीं था कि वह स्टोरेज रिंग अपने साथ ले जा पाएगा या नहीं, फिर भी उसने ऐसा करने का फैसला किया। उसने सैकड़ों किलो खाना जमा कर रखा था। यह खाना लंबे समय तक चलने वाला था और इसकी एक्सपायरी डेट भी लंबी थी। उसने ज्यादातर गेहूं, पानी और ऐसी चीजें जमा की थीं जो सालों तक चल सकती थीं। खाते समय हम एक दूसरे को क्यों न जान लें? आप लोग क्या सोचते हैं? सबने उत्सुकता से सिर हिलाया। हाँ, लॉर्ड एथन। एथन ने सिर हिलाया और अपने भंडारण रिंग से कुछ लकड़ियां निकालकर एक छोटा सा कैंप फायर तैयार किया। उसकी हथेली के ऊपर एक छोटी सी लौ जलती थी जिससे वह कैंप फायर जलाता था। फिर एथन ने अपने स्टोरेज रिंग में रखे उपकरणों से कुछ ब्रेड बनाई। वह पूरी तैयारी के साथ आया था। अपने स्वामी को देखकर उन सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनके स्वामी बहुत तैयार लग रहे थे और यह देखकर उन्हें अच्छा लगा। एथन ने देखा कि उनकी वफादारी में एक से एक की वृद्धि हुई। यह एक अच्छी शुरुआत है। इससे पहले कि वे खाना शुरू कर पाते, गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला सुनाई देने लगी। दरार, दरार, दरार। बैरियर के किनारे से टकराने की आवाजें गूंज रही थीं, साथ ही कड़कड़ाती आवाजें भी आ रही थीं जिससे तीरंदाजों का डर और बढ़ गया। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। चलो चलें, एथन ने शोर मचाने वाले की ओर इशारा किया। देखते हैं हम किससे निपट रहे हैं। वह अपने लोगों को शोर के स्रोत की ओर ले गया। उसका स्वर्ण रैंक वाला आत्मविश्वास उसे अज्ञात खतरे के बावजूद साहसी बना रहा था। एक बड़े कुत्ते के आकार का प्राणी बाहर से अवरोध से सटा हुआ था। उसके खंडित शरीर पर काइटिनस प्लेटें ढंकी हुई थीं, जबकि विशाल पंजे जादुई सुरक्षा को निरर्थक रूप से रगड़ रहे थे। 8 पैरों से वह बेचैनी से घेरे बनाकर कमजोरी ढूंढ रहा था। रक्तलाल आंखें शिकारी भूख से पास आ रहे मनुष्यों पर टिकी हुई थीं। एथन ने उस प्राणी पर ध्यान केंद्रित किया तथा उसकी चेतना में जानकारी मूर्त रूप ले रही थी। क्रूर जानवर, डेजर्ट स्ट्राइकर, बिच्छू रैंक, उच्चाकांक्षी हर प्रतिभा, E+ ड्रॉप दर 0.1%। बिच्छू की पूंछ ऊपर की ओर उठी हुई थी जिससे उसका विष टपकता हुआ डंक दिखाई दे रहा था जो रेत को छूते ही फुफकार रहा था। क्या आपके तीर इसके कवच को भेद सकते हैं? एथन ने एलेना से पूछा। यद्यपि एथन बिच्छू को तुरंत मार सकता था, वह चाहता था कि उसके बुलावे को अपनी क्षमताओं पर और अधिक विश्वास हो। वह उन्हें पूरे रास्ते नहीं ले जा सकता था, वरना वे उसके लिए बेकार हो जाते। जवाब देने से पहले उसने जीव की हरकतों का अध्ययन किया। प्लेटों के बीच के जोड़ शॉट मुश्किल पर संभव। जैसे जैसे दूर के टीलों से कुछ और आकृतियां गुजरती गईं, बाधा के उस पार से और भी चहचहाहटें गूंजने लगीं। पहला बिच्छू अकेला नहीं आया था। तो फिर शॉट ले लो। एलेना ने बड़ी सटीकता से तीर का तीर चढ़ाया। धनुष की डोरी खींचते ही उसकी सांसें स्थिर हो गईं और बिच्छू की अनियमित गतिविधियों पर उसकी इंद्रियां और भी तेज हो गईं। थनक, तीर सीधा लगा और बिच्छू के कवच के एक छेद को चीरता हुआ निकल गया। बिच्छू के चीखने पर रेत पर काली गंध फैल गई। यह कोई जानलेवा निशाना तो नहीं था, लेकिन बिच्छू को चोट जरूर लगी। शानदार शॉट, मार्कस ने पुकारा। फिर से एथन ने आदेश दिया। जैसे जैसे दूर के टीलों से कुछ और आकृतियां गुजरती गईं, बाधा के उस पार से और भी चहचहाहटें गूंजने लगीं। पहला बिच्छू अकेला नहीं आया था। क्लिक 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 करें, उनमें से दर्जनों रेत से निकले। उनकी चिटिन कठोर सूर्य की रोशनी में पॉलिश किए हुए कांस्य की तरह चमक रही थी। कुछ में अपने घायल साथी के विशिष्ट बड़े पंजे थे, दूसरों में अलग अलग अनुकूलन थे,
जैसे लंबी पूंछ, दांतेदार जबड़े या मजबूत कवच से निकली हुई रीढ़ें। हे भगवान, एलेना ने धीरे से अपना धनुष नीचे करते हुए फुसफुसाया। कितने हैं? 37 दिखाई दे रहे हैं। शायद रेत में और भी दबे हों। मैं पक्के तौर पर नहीं बता सकता। एलेना, घायल को फिर से निशाना बनाओ। बाकी सब देखो कि वे कैसे चलते हैं और हमला करते हैं। 7 दिनों में वह अवरोध हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। तीरंदाज का दूसरा निशाना उस प्राणी की आंखों के बीच लगा। एलेना के कई प्रहारों के बाद बिच्छू अंततः मर गया, क्योंकि वह छिपने या रक्षात्मक ढाल को भेदने में असमर्थ था। यह अच्छी बात है कि हम ढाल के अंदर से हमला कर सकते हैं। इससे मुझे बहुत परेशानी से बचाव मिलता है। एक जादुई वस्तु गिर गई है। एथन ने अधिसूचना पर अपनी भौहें उठाईं। कोई जादुई चीज गिरी है? लेकिन संभावना बहुत कम है। फिर उसने कोई चीज कैसे गिरा दी? उसने मन ही मन सोचा, एलेना की तरफ देखते हुए जिसने पहले बिच्छू को मार दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के एथन ने अपनी गति प्रतिभा को सक्रिय कर दिया। एक ही सेकंड में एथन उस वस्तु को उठाने में कामयाब हो गया जो गिरी थी, और वापस ढाल अवरोध में आ गई। अपने भगवान की उन्मत्त गति देखकर उनके जबड़े खुले रह गए। उन्नत तरकश, रैंक टियर 2 विवर्ण, एक तरकश जिसमें 20 उन्नत तीर हैं। एथन ने तरकश की तरफ सिर हिलाया। यह एक अच्छी जादुई चीज थी। एलेना को तरकश देने से पहले उसने उसकी तरफ देखा। यह लो, इसे ले लो। हाँ, एलेना ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि शहर का राजा उसे जादुई वस्तु देगा। जादुई वस्तुएं दुर्लभ होती थीं, और ज्यादातर राजा उन्हें अपने पास जमा कर लेते। लेकिन यह राजा अलग था, और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे वह वस्तु दे दी। वो एथन ने उसे बीच में रोका। तुमने यह सब कमाया है। हमें अभी भी लड़ाई जारी रखनी है। अब इसकी चिंता मत करो। उसने तरकश उसकी बाहों में थमा दिया और दूसरों की जांच की। अध्याय 102 संसाधन। बचे हुए बिच्छू और भी आक्रामकता के साथ अवरोध पर दबाव डाल रहे थे, मानो उनके साथी की मौत ने उनकी गहरी सहज प्रवृत्ति को जगा दिया हो। पंजे जादुई सुरक्षा को निरर्थक रूप से खरोंच रहे थे, जबकि डंक मारने वाले बिच्छू उन कमजोरियों की तलाश कर रहे थे जो वास्तव में थीं ही नहीं। वे इसका परीक्षण कर रहे हैं, सारा ने कहा। कमियों की तलाश में। महाराज, मार्कस हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। जब बैरियर गिर जाएगा तो क्या होगा? हम लड़ते हैं, हम जीतते हैं, या तो हम मर जाते हैं। एथन की बेबाकी ने सबको चौंका दिया, लेकिन सच को छुपाने से कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे कारीगरों, योद्धाओं की जरूरत है। सब लोग योगदान दे या सब साथ मर जाए। एलेना को उन्नत तीरों के साथ टियर 2 जादुई तरकश प्राप्त होने के बाद उसकी मारक क्षमता काफी बढ़ गई। एलेना ने अपनी पीठ पर तरकश बांध लिया। यह सुधार तुरंत स्पष्ट हो गया। तीर अब ज्यादा घातक और मोटे हो गए थे, और उनकी नोकें उस्तरे जैसी तेज थीं। कैसा लग रहा है? एथन ने पूछा। उसने एक उन्नत तीर बनाया, उसका वजन और संतुलन जांचते हुए। सामान्य तीरों से हल्के, लेकिन किसी तरह ज्यादा शक्तिशाली लगते हैं, मानो वे अपना निशाना ढूंढना चाहते हों। बाकी 9 बिच्छू बढ़ती हुई हताशा के साथ अवरोध से सट गए, मानो उन्हें अपने आसन्न विनाश का आभास हो गया हो। एथन ने उन उत्तेजित जीवों की ओर इशारा किया। चलो आपके नए उपकरण का परीक्षण करें। उसने चमकते हुए तीरों में से एक को तीर की नोक पर लगाया, जादुई धनुष की डोरी को खींचा और तीर छोड़ दिया। थनक! प्रक्षेप्य ने मुख्य बिच्छू के कवच को भेद दिया। तीर ने कवच को तोड़ दिया, पिछले वाले के विपरीत। जहां उसके पिछले प्रहारों में कमजोर बिंदुओं पर सटीक निशाना लगाना जरूरी था, वहीं उन्नत तीरों ने कवच को भेदकर नीचे के महत्वपूर्ण अंगों तक आसानी से पहुंच बनाई। 3 तीरों के बाद वह प्राणी तुरंत गिर गया, और रेत पर काली गंध फैल गई। बहुत बेहतर, उसने कहा। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं। बाकी 8 बिच्छुओं को खतरे के स्तर में बदलाव का एहसास हो गया। उनकी आक्रामक मुद्रा सतर्क होकर चक्कर लगाने में बदल गई। कुछ ही मिनटों में 10 बिच्छुओं की लाशें अवरोध के पार रेत पर बिखर गईं। साफ कर देना। लेकिन इन हत्याओं से भी ज्यादा दिलचस्प था उसके बाद जो हुआ। जैसे जैसे हर प्राणी मरता गया, वे ऐसे घटक गिराते गए जिनके इकट्ठा होने की चिंता एथन को थी। इसलिए सभी हत्याओं से एक वस्तु गिरती है, लेकिन 0.1% गिरावट दर केवल जादुई वस्तुओं के लिए है। संसाधन, एथन ने संतोष से कहा। निर्माण के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए। अंतिम बिच्छू के गिरने के बाद उन्होंने अपने लाभ की गणना की। लकड़ी की 20 इकाइयां, 40 यूनिट पत्थर, धातु की 20 इकाइयां, पानी के 2 बड़े कंटेनर और विभिन्न क्राफ्टिंग घटक। सब लोग उन जानवरों की लाशें ले आओ, हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। उन्होंने तुरंत सिर हिला दिया,
क्योंकि उन्हें आगे आने वाले कठिन काम के बावजूद इसकी जरूरत समझ आ गई थी। मार्कस मुख्य तीरंदाज के तौर पर बचाव अभियान का प्रबंधन कर रहे थे, जबकि एलेना और टीम के बाकी सदस्य बिच्छुओं के शवों को बाधा के पार खींचने में लगे थे। अच्छा, जैसे ही उसके अधीनस्थों ने उन्हें सुरक्षा घेरे के पार खींचा, लाशें जल्द ही सुरक्षात्मक गुंबद के अंदर पहुंच गईं। 10 बिच्छू, जिनमें से प्रत्येक का आकार एक बड़े कुत्ते जितना था, उनकी मृत्यु के बावजूद उनका काइटिन अभी भी चमक रहा था। वे कुछ मूल्यवान सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ कुछ भी बर्बाद नहीं होता। मेरे पास निर्माण के लिए एक पूरा क्षेत्र है। यह कोई एकल मिशन नहीं है। लाशों को एक साफ सुथरे ढेर में इकट्ठा करने के बाद एथन ने उनकी ओर इशारा किया। जानवरों के क्रिस्टल निकालो। उसके तीरंदाजों ने कुशलता से काम किया। मार्कस का अनुभव तब सामने आया जब उसने बाकियों को सही निष्कर्षण तकनीक सिखाई। शिकार के चाकुओं से शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना कवच के टुकड़ों को सावधानीपूर्वक अलग किया। वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। अच्छा, जल्द ही 10 पशुकोर उसके सामने व्यवस्थित हो गए। उच्चकांस्य राक्षसों से प्राप्त पशु क्रिस्टल, जो उसकी प्रजा को निखारने के लिए एकदम उपयुक्त थे। उन्होंने 5 क्रिस्टल चुने और उन्हें अपनी टीम की ओर बढ़ा दिया तथा शेष 5 को भविष्य में उपयोग के लिए रख लिया। हालांकि एथन के पास क्षेत्र उन्नयन के लिए आवश्यक कांस्य कोर थे, फिर भी उसने उन्हें अपने लोगों को नहीं दिखाया। वह उन्हें यह दिखाकर और अधिक वफादारी हासिल करना चाहता था कि वह उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। हालांकि उसे उन कोर की जरूरत थी, जबकि वास्तव में उसे इसकी जरूरत नहीं थी। और वह सही था। उनकी वफादारी एक बार फिर 1 अंक बढ़ गई। लो, इन 5 का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करो। लेकिन अभी पहले खाना खा लेते हैं। उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उनके हर भाव में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। जानवरों के कोर उनकी सामान्य पहुंच से परे धन संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते थे, ऐसे संसाधन जो उनकी क्षमताओं को बढ़ा सकते थे, और स्वामी उन्हें आगे बढ़ने के लिए लूट का आधा हिस्सा दे रहे थे। शुक्रिया मेरे मालिक, मार्कस ने प्रशंसा से भरी आवाज में कहा। हम आपको निराश नहीं करेंगे। एथन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वे उस छोटे से कैंप फायर के चारों ओर एकत्र हुए जिसे उन्होंने पहले ही बना लिया था। अपने विषयों से बात करने से पहले उन्होंने अंधेरे आसमान की ओर देखा। कल हम तो ही अभियान शुरू करेंगे, एथन ने खाने के बीच में घोषणा की। हमें देखना होगा कि हमारे आसपास कोई खतरा तो नहीं है। हम रक्षात्मक मुद्रा में नहीं रह सकते। प्रजा ने सिर हिलाया, यह समझते हुए कि इस शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। अस्तित्व के लिए निष्क्रिय किलेबंदी के बजाय सक्रिय खुफिया जानकारी इकट्ठा करना जरूरी था। जैसे ही वे कैंप फायर के पास बैठे, रात आसमान में छा गई। सूरज के छिपते ही रेगिस्तान का तापमान गिर गया, जिससे रोशनी के साथ साथ गर्मी के लिए भी लपटें जरूरी हो गईं। सुबह हुई और सूरज अंतहीन टीलों के ऊपर से चमकती हुई आंख की तरह उग रहा था। तपती हुई गर्मी लौट आई, जिसने ठंडी रात को मिनटों में भट्टी में बदल दिया। एथन सबसे पहले जागा, क्योंकि उसके शरीर को अन्य लोगों की तुलना में कम आराम की आवश्यकता थी। क्षेत्र की जांच करते हुए उन्होंने पाया कि वह एक बार फिर 5 अन्य लोगों को बुलाने में सक्षम थे। उसने उम्मीद की थी कि दैनिक रीसेट उसके पहले इस्तेमाल के ठीक 24 घंटे बाद होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह दिन रात के चक्र से ही जुड़ा हुआ है। यह आधी रात को रीसेट हो जाता है ना? नए सिरे से बुलाए जाने के बावजूद उसने गेट की ओर कोई कदम नहीं उठाया। एक बेहतर रास्ता था। पहले क्षेत्र को उन्नत करो। अगर मैं आधार को टियर 2 तक उन्नत कर दूं, तो समनिंग गेट भी उन्नत हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैं ज्यादा शक्तिशाली लोगों को बुला पाऊंगा। तर्क सही लग रहा था। बुलाए गए कर्मियों में मामूली सुधार भी आगामी चुनौती में उपयोगी साबित हो सकता है। सब लोग उठ जाओ, उसने पुकारा। उसकी आवाज उनके छोटे से कैंप में गूंज रही थी। अब दूसरा दिन शुरू होता है। उसके प्रजाजन अलग अलग स्तर की सतर्कता के साथ हिल रहे थे। मार्कस तुरंत उठ खड़ा हुआ, जबकि एलेना और बाकी लोग धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चले। उन्हें उचित आवास की आवश्यकता है। मार्कस, किसी से नाश्ता तैयार करवाओ। बिच्छू का मांस इस्तेमाल करो। कांस्य श्रेणी के जीवों की शक्ति मन से बढ़ती है। यह अच्छा पोषण है। हालांकि एथन अपने भंडारण क्षेत्र में संरक्षित भोजन रखता था, लेकिन अपने लोगों को अनावश्यक रूप से बिगाड़ने से उनमें निर्भरता बढ़ती। उन्हें यह समझने की जरूरत थी कि आराम प्रयास से मिलता है, अपेक्षा से नहीं। अध्याय 103 क्षेत्र का अन्वेषण। मार्कस ने कुशलतापूर्वक काम सौंप दिया। एलेना को आग तैयार करने का निर्देश दिया, जबकि एक अन्य तीरंदाज सबसे बड़े बिच्छू को काटने लगा। जल्द ही मांस पकने की गंध हवा में फैल गई। बिल्कुल स्वादिष्ट भोजन तो नहीं, लेकिन पेट भरने के लिए पर्याप्त थी।
अपना साधारण नाश्ता करने के बाद एथन अपनी टीम को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ। ठीक है सब लोग, हम आसपास के इलाकों का पता लगाने जा रहे हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में ही रहो, मुझे खुफिया जानकारी चाहिए। हीरो नहीं, उनकी निगाहें हर चेहरे पर घूम रही थीं, जिससे ध्यान आकर्षित हो रहा था। आपका मिशन तलाश करना है, युद्ध नहीं। लड़ाई बाद में आती है। यदि आपको किसी अन्य क्षेत्र से कोई व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत छिप जाइए। उससे न उलझें, और मेरा मतलब है कि उससे न उलझें, इस बात पर जोर देने से पूर्ण आदेश मिलता था। अन्य जूनियर लॉर्ड्स भी शक्तिशाली राक्षसों जितने ही खतरनाक हैं, बल्कि संभवतः उनसे भी ज्यादा। मनुष्य रणनीतिक ढंग से सोचते हैं, राक्षस सहज वृत्ति पर निर्भर करते हैं। एलेना ने संकोच से अपना हाथ उठाया। हम दूसरे प्रदेशों की पहचान कैसे करेंगे महाराज? आप यह पता लगा सकते हैं कि आप कृत्रिम संरचनाओं, संगठित शिविरों या ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो रेगिस्तान में बेतरतीब ढंग से घूमने वालों के लिए बहुत उन्नत उपकरण पहने हुए हैं। एथन ने उनकी अपनी मामूली सुविधाओं की ओर इशारा किया। अधिकतम दूरी से निरीक्षण करें, संख्या गिनें, खतरे के स्तर का आकलन करें। हमारे पास टोही के लिए कितना समय है? मार्कस ने गश्ती मार्गों की गणना करते हुए पूछा। 1 घंटा। चाहे कुछ भी मिले, यहां वापस आना। एथन का चेहरा सख्त हो गया। तीरंदाजों ने अपने उपकरणों की बारीकी से जांच की। धनुष चढ़ाए गए, तीर गिने गए और जमा किए गए सामान से पानी के बर्तन भरे गए। तैनाती से पहले कोई प्रश्निक सन्नाटे ने उसे जवाब दिया, हालांकि हर मुद्रा में तनाव साफ दिखाई दे रहा था। सुरक्षा घेरे के पार पहला असली मिशन। अब यह देखने का समय आ गया है कि वे वास्तव में किस चीज से बने हैं। बाहर निकलो, सतर्क रहो, जीवित रहो। उसकी प्रजा बैरियर के किनारे से निकलकर रेगिस्तान में सुनहरी रेत पर परछाइयों की तरह फैल गई। एथन ने उन्हें 2 दलों में बांट दिया था, एक उत्तर की ओर, एक पूर्व की ओर। मार्कस एक तीरंदाज के साथ मजबूत दल का नेतृत्व कर रहा था, जबकि एलेना 2 अन्य की कमान संभाल रही थी। वे उस विशिष्ट दिशा में तैनात थे, जिसका अर्थ था कि आपात स्थिति उत्पन्न होने पर वे परस्पर सहयोग कर सकेंगे। एथन ने उन्हें दक्षिण की ओर मुड़ने से पहले टीलों के पार गायब होते देखा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी इंद्रियां भूभाग पर छा गईं। रेगिस्तान अंतहीन रूप से फैला हुआ था, हवा से उकेरी गई चट्टानों से घिरा हुआ। उसके इलाके से 500 मीटर की दूरी पर भूदृश्य बंजर था, सिर्फ रेत, पत्थर और कभी कभार सूखी हुई वनस्पतियां जीवन से चिपकी हुई थीं। तभी उसकी नजर किसी हलचल पर पड़ी। पत्थरों के एक समूह के पीछे से 2 आकृतियां उभरीं, उनके चिटिनस शरीर पॉलिश किए हुए कांसे की तरह चमक रहे थे। रेगिस्तानी स्ट्राइकर बिच्छू, दोनों ही उच्च कांस्य रैंक के हैं। उनके जहर टपकाने वाले डंक पहले से ही खतरे का प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तम। ये जीव आश्चर्यजनक गति से आगे की ओर दौड़े, उनके 8 पैर रेत को बादलों में बदल रहे थे। चीख! विशाल पंजे खाली हवा में झपटते हुए शिकारी सटीकता के साथ दूरी कम कर रहे थे। एथन हिला नहीं। पहला बिच्छू हवा में उछला, उसके पंजे भाले की तरह उसके गले पर तान दिए। उस ठहरे हुए पल में एथन की तेजी का प्रदर्शन हुआ। उसका शरीर धुंधला हो गया। बिच्छू के हमले का सामना बस हवा से हुआ। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, एथन का हाथ उसके कवच को कागज की तरह भेदता हुआ एक ही झटके में चूर चूर हो गया। काली इचोर बाहर की ओर फूट पड़ी और जीव का शरीर बीच उड़ान में ही निढाल हो गया। दूसरे बिच्छू को अपने साथी की मृत्यु का एहसास ही हुआ था कि तभी एथन उसके पास आ गया। अपने हाथ के एक ही झटके से उसने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दोनों लाशें एक साथ रेत पर गिरीं, उनकी मौत की पीड़ा पहले ही कम हो रही थी। ताजा शिकार से भाप उठ रही थी और रेगिस्तान की गर्मी ठंडे खून से मिल रही थी। एथन ने बिना किसी समारोह के दोनों शवों को अपने स्थानिक वलय में रख दिया। दोनों बिच्छुओं ने उस पर 10 इकाई लकड़ी और 10 इकाई पत्थर गिराए। सामग्री सीधे उनके क्षेत्रीय भंडार में प्रवाहित हो गई, जिससे मैन्युअल परिवहन की आवश्यकता समाप्त हो गई। यह काफी सुविधाजनक है। मुझे यह पसंद है। मुझे परिवहन की चिंता नहीं करनी पड़ती, यह सीधे रिजर्व में चला जाता है। वह दक्षिण की ओर बढ़ता रहा, उसकी इंद्रियां अतिरिक्त खतरों या अवसरों के प्रति सजग थीं। रेगिस्तान में बिखरी चट्टानों और धूप और समय से सफेद हो चुकी हड्डियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वहां कोई क्षेत्र नहीं था, कोई अन्य लॉर्ड नहीं था और निश्चित रूप से कोई तात्कालिक खतरा भी नहीं था। 500 मीटर साफ। 1 किलोमीटर के निशान पर सब कुछ बदल गया। यह परिवर्तन तत्काल और आश्चर्यजनक था। रेत की जगह उपजाऊ काली मिट्टी ने ले ली। धरती से ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे उभरे थे मानो खंभों ने एक हरी छतरी को सहारा दिया हो जो रेगिस्तानी धूप को रोक रही हो।
विशाल तनों के बीच बेलें पर्दों की तरह लटकी हुई थीं। रेगिस्तान के बगल में जंगल। एथन ने असंभव भूपरिवर्तन पर नाराजगी जताई। यदि कोई अन्य भगवान उस क्षेत्र को नियंत्रित करता है तो क्या होगा? जंगल की गहराई में अनगिनत खतरे छिपे थे। पेड़ों की रेखा से कुछ ही मीटर आगे दृश्यता रह गई थी, जिससे अंदर छिपे किसी भी जीव के लिए घात लगाने की एकदम सही स्थिति बन गई थी। अंदर जाना मूर्खता होगी और अभी अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। मिशन के मापदंडों पर अडिग रहें। उसने मन ही मन उस जगह को चिन्हित किया और अपने तयशुदा रास्ते पर पश्चिम की ओर मुड़ गया। 20 मिनट की सावधानी से चलने पर उसे वही सब कुछ दिखाई दिया, खाली रेगिस्तान, बीच बीच में चट्टानी संरचनाएं। सभ्यता या क्षेत्रीय चिन्हों का कोई चिन्ह नहीं। अच्छा है, किसी पड़ोसी की चिंता नहीं है, बस समस्या जंगल की है। वापसी की यात्रा तीव्र थी तथा एथन ने अपनी गति प्रतिभा को सक्रिय कर लिया था। सुरक्षात्मक अवरोध की नीली चमक ने शत्रुतापूर्ण इलाके में सुरक्षा के एक प्रकाश स्तंभ की तरह उनका घर में स्वागत किया। एलेना की टीम पहले ही लौट चुकी थी। उनके चेहरे थकान से लाल थे, लेकिन वे जिंदा थे। 3 आकृतियां समन द्वार के पास खड़ी थीं, उनके हथियार साफ और व्यवस्थित थे। मार्कस की टीम अनुपस्थित रही। मेरा अनुमान है कि उस मिशन के लिए 1 घंटा अधिक समय था। रिपोर्ट करो, एथन ने एलेना के समूह के पास पहुंचते हुए आदेश दिया। पूर्वी परिधि 800 मीटर तक साफ है, एलेना ने तुरंत जवाब दिया। हमने आगे भी हलचल देखी, शायद जानवर थे, लेकिन आदेशानुसार दूरी बनाए रखी। क्या अन्य क्षेत्रों के कोई संकेत हैं? कुछ नहीं महाराज, बस रेगिस्तान और बिखरा हुआ वन्य जीवन। एथन ने सिर हिलाया। राहत के साथ साथ मार्कस की देरी से वापसी की चिंता भी थी। पहले स्काउटिंग मिशन ने अवसरों और अनजानी बातों दोनों को उजागर किया था, ठीक वही जिसकी उसने इस खतरनाक क्षेत्र से उम्मीद की थी। मार्कस सक्षम प्रतीत होते थे, लेकिन यदि उन्हें अपनी क्षमता से परे किसी चीज का सामना करना पड़ा तो सक्षमता का कोई मतलब नहीं था। प्रत्येक मिनट की देरी से नुकसान की संभावना बढ़ती जा रही थी। एथन ने बिच्छुओं के दोनों कवच वापस ले लिए। धमाका! दोनों बिच्छुओं के शरीर रेत पर गिर गए, जबकि एथन ने एलेना और अन्य लोगों को महत्वपूर्ण टुकड़ों को हटाने और उन्हें दोपहर के भोजन के लिए पकाने का आदेश दिया, जबकि वह मार्कस की टीम की जांच कर रहा था। एलेना और अन्य लोगों ने मदद की पेशकश करने की कोशिश की, लेकिन उसने यह कहते हुए उन्हें अस्वीकार कर दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अध्याय 104। घोंसला। जैसे ही एथन बैरियर की सीमा के पास पहुंचा, उसकी इंद्रियां उत्तरी क्षितिज पर फैल गईं। वह मार्को की टीम की तलाश में जाना चाहता था। जैसे ही उसका पैर सुरक्षात्मक दहलीज को पार कर गया, उसकी नजर किसी हलचल पर पड़ी। 3 आकृतियां दूर एक पहाड़ी पर खड़ी थीं। उनकी जानी पहचानी आकृतियां तुरंत राहत पहुंचा रही थीं। मार्कस की टीम जिंदा और अपनी शक्ति से आगे बढ़ रही थी। उनके आने पर चोट या परेशानी का कोई निशान नहीं था। भगवान का शुक्र है। एथन बैरियर के किनारे इंतजार कर रहा था। उनके चेहरों पर थकान तो दिख रही थी, लेकिन घबराहट नहीं। जो कुछ भी उन्होंने झेला था, उससे उनका मनोबल नहीं टूटा था। क्या हुआ? जैसे ही वे सुरक्षित पार पहुंचे, उसने पूछा। तुमने बाकियों से ज्यादा समय लगा दिया। मार्कस ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसकी सांसें अभी भी अपने लंबे अभियान से तेज थीं। उसके पीछे खड़ा दूसरा तीरंदाज भी उतना ही थका हुआ, लेकिन सतर्क दिख रहा था। हमें बिच्छुओं का एक बड़ा समूह मिला। एथन की भौहें तेजी से उठीं। तुम उनसे लड़े और बच गए। मार्कस के होठों से एक सूखी हंसी निकल गई। बिल्कुल नहीं महाराज, हमने उन्हें दूर से देखा था, कम से कम 20। यह तो कल की तुलना में दोगुना है। मार्कस ने आगे कहा। हमें इतना समय इसलिए लगा क्योंकि हम जो देख रहे थे उसे समझना चाहते थे। यह कोई बेतरतीब जानवर की हरकत नहीं थी। व्याख्या करना। मार्कस का चेहरा गंभीर हो गया। वहां एक घोंसला है महाराज, हमारे स्थान से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर में एक प्रजनन स्थल। घोंसला? हाँ, बिच्छू उस इलाके में जमीन के नीचे बने बिलों से निकलते हैं, लेकिन वे यूं ही नहीं आ जाते। मार्कस ने अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए रुककर कहा। एक पुनर्जीवन बिंदु। इस क्षेत्र में ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ स्थान विशिष्ट प्रकार के प्राणियों के लिए पुनर्योजी स्रोत के रूप में कार्य करते थे। एक बिच्छू को मार दो और अंततः दूसरा बिच्छू उसके घोंसले की जगह ले लेगा। यह ऐसा है जैसे मार्कस को सही शब्द खोजने में दिक्कत हो रही थी। जैसे धरती पर कोई स्खम हो जिससे खून की जगह राक्षस लगातार बहते रहते हैं। एथन के मन में इसके निहितार्थों पर विचार चल रहा था। अनंत नवीकरणीय संसाधन बनाम अनंत नवीकरणीय खतरे। घोंसला अवसर और खतरे दोनों को समान रूप से दर्शाता था।
अगर मैं अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकूं और उस स्पॉनिंग पॉइंट का फायदा उठा सकूं तो मेरे पास अनगिनत संसाधन होंगे। इस जगह को जीतना और छिपाना जरूरी है। आपने कितने बिल गिने? कम से कम 1 दर्जन खुले छेद दिखाई दे रहे हैं। शायद रेत के नीचे और भी छिपे होंगे। मार्कस के पीछे खड़े तीरंदाज ने पुष्टि में सिर हिलाया। जीव 3 से 5 के समूहों में निकलते हैं, फिर रेगिस्तान में बिखर जाते हैं। इससे बिखरे हुए मुठभेड़ों का कारण स्पष्ट होता है। क्या आपने उनकी रैंक देखी? युद्ध क्षमता ज्यादातर उच्चकांस्य श्रेणी के, वही जिनका हमने कल सामना किया था। लेकिन बिल प्रणाली में गहराई में बड़ी आकृतियां घूम रही थीं। हम विस्तृत अवलोकन के लिए पर्याप्त निकट नहीं पहुंच सके। गहराई में ज्यादा मजबूत वेरिएंट। यह बात तो समझ में आती है। एलेना की आवाज पूरे कैंप में गूंज उठी जब उसने आवाज लगाई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि एथन अभी नहीं गया है। हे प्रभु, मांस तैयार है। पके हुए बिच्छू के मांस की खुशबू हवा में फैली हुई थी और उसकी कांस्यकोटि की चमक ने साधारण से व्यंजन को भी स्वादिष्ट बना दिया था। अस्थायी रसोई से भाप उठ रही थी, जहां मांस के टुकड़े कैंप फायर पर पक रहे थे। अच्छा काम है, उसने अपने स्काउट से कहा। चलो मुख्य शिविर में चलते हैं। हमें कुछ बातें करनी हैं। हालांकि मांस तैयार था, फिर भी उन्होंने खाना नहीं खाया। उन्होंने सुबह का खाना पहले ही खा लिया था और 1 घंटे के अंदर दोबारा खाने की जरूरत नहीं थी। पका हुआ खाना उनके आगामी ऑपरेशन के बाद, चाहे वह किसी भी रूप में हो, उन्हें ऊर्जा देने के लिए था। मुख्य शिविर में वापस आकर 5 तीरंदाज सावधान की मुद्रा में खड़े थे। उनके चेहरे पर आगे आने वाले आदेशों की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। एथन ने बोलने से पहले हर चेहरे का अध्ययन किया। मार्कस की टोह के आधार पर हम घोंसले पर हमला करने वाले हैं। मौन। एलेना की आंखें चौड़ी हो गईं। महाराज, क्या यह बहुत खतरनाक नहीं है? अगर 20 या उससे ज्यादा जीव हों तो जितना ज्यादा हम इसे यूं ही छोड़ेंगे, खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। एथन ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। हम कार्रवाई करें या न करें, ये प्रजनन स्थल खतरा पैदा करते रहेंगे। बेहतर होगा कि जब तक हम पहल कर रहे हैं तब तक हमला कर दें। मार्कस असहज होकर हिल गया। हमने जो बड़े मछलियां देखीं, वे बिलों में और भी गहराई तक चली गईं। इससे निपटा जाएगा। एथन की आवाज में पूरा आत्मविश्वास था। योजना यह है, मैं बिच्छुओं से सीधे भिड़ूंगा और तुम दूर से मदद दोगे। धनुर्धारियों ने अनिश्चितता भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। अपने तीरों को एक ही निशाने पर केंद्रित करो, उन्होंने आगे कहा। अपनी मारक क्षमता को एकाग्र करो, न कि एक ही बिच्छू पर तब तक निशाना साधो जब तक वह गिर न जाए। महाराज, एलेना ने साहस करके पूछा, क्या होगा यदि वे बहुत अधिक हो जाएं? नहीं होगा, उसकी मुस्कुराहट शिकारी जैसी थी। मुझ पर भरोसा करो। उसके स्वर में कुछ ऐसा था पूर्ण निश्चय, चिंता की बजाय प्रत्याशा का संकेत, जिसने उनके डर को शांत कर दिया। उन्होंने अपनी शंकाओं के बावजूद उसके निर्णय को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। मार्कस, हमें घोंसले वाली जगह तक ले चलो। उत्तर की ओर की यात्रा रेत पर 10 मिनट की पैदल यात्रा और कुछ बिच्छुओं से जूझने में हुई। रेगिस्तानी गर्मी मानो किसी भारी बोझ की तरह दबाव डाल रही थी, लेकिन एथन के मजबूत शरीर पर इस बेचैनी का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। उसके तीरंदाजों में ज्यादा तनाव दिख रहा था। कांस्य श्रेणी की सहन शक्ति के बावजूद उनके कपड़ों पर पसीने के धब्बे पड़ रहे थे। जब वे प्रजनन स्थल के ऊपर स्थित एक पहाड़ी पर पहुंचे तो नीचे का दृश्य मार्कस की रिपोर्ट की पुष्टि करता हुआ दिखाई दिया। उनमें से दर्जनों घोंसला रेगिस्तान की जमीन में एक गड्ढे में फैला हुआ था, जहां कई गहरे गड्ढे थे जो भूमिगत सुरंगों में गायब हो जाते थे। बिच्छू बेतरतीब ढंग से निकलते और गायब होते थे। उनके कांसे के कवच बिखरे हुए सिक्कों की तरह सूरज की रोशनी को पकड़ते थे। ऊंची जगह है। एथन ने एक चट्टानी उभार की ओर इशारा किया, जिससे साफ नजारा दिखाई दे रहा था। मेरे इशारे का इंतजार करो। जैसे ही एथन घोंसले की परिधि के पास पहुंचा, तीरंदाज अपनी अपनी जगह पर चले गए। उसकी उपस्थिति ने तुरंत रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं शुरू कर दीं। जो जीव बेंतलब घूम रहे थे, वे अचानक खतरे की ओर मुड़ गए। शो टाइम। एक उच्चकांस्य बिच्छू ने सबसे पहले हमला किया। उसके विशाल पंजे फैले हुए थे और झर टपकाता डंक सिर के ऊपर था। एथन तब तक नहीं हिला जब तक वह जीव हमले की सीमा के भीतर नहीं आ गया। फिर वह धुंधला हो गया। उसकी मुट्ठियां बिच्छू के कवच को ऐसे भेदती रहीं मानो वह कांच का बना हो। काइटिन के टुकड़े और इचोर की बौछार के साथ बाहर की ओर फूट पड़े। वह जीव जमीन पर गिरने से पहले ही मर गया। एक नीचे 3 और बिच्छू एक साथ उस पर टूट पड़े। उनके समन्वित हमले से झुंड की बुद्धिमत्ता का पता चलता था। एथन की गति के कारण उनकी चाल सुस्त लग रही थी। बाएं, दाएं, मध्य।
उसने पहले जीव के हमले को टाल दिया, दूसरे जीव के डंक को पकड़ लिया और उसे तीसरे जीव को कुचलने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इस तात्कालिक प्रहार ने काइटिन को चकनाचूर कर दिया और शरीर के अंग रेत पर बिखर गए। अध्याय 105 क्षेत्र को समतल करना। अपने ठिकानों से तीरंदाजों ने स्तब्ध होकर चुपचाप देखा कि एथन अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बिच्छू को पूरी तरह से नष्ट कर रहा था। ध्यान दो, मार्कस चिल्लाया और अपनी टीम को फिर से ध्यान में लाने लगा। बाएं तरफ वाले पर निशाना लगाओ। 5 तीर एक साथ लगे, कांसे के कवच को भेदते हुए उसके नीचे के जरूरी अंगों तक पहुंच गए। बिच्छू गिर पड़ा, रेत पर काला खून जमा हो गया। अच्छा, एथन ने अपनी आंखों के कोने से उन्हें देखते हुए सोचा। बिलों से और भी बिच्छू निकले, मानो चिटिनस मौत की अंधीन धारा बह रही हो। लेकिन एथन पर हावी होने के बजाय उन्होंने उसे और संसाधन प्रदान किए। चलता फिरता लूट बॉक्स, मुझे यही देखना बहुत पसंद है। एक बिच्छू ऊंचे स्थान से उछलकर उसकी पीठ पर गिरने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे हवा में ही पकड़ लिया और इतनी जोर से जमीन पर पटक दिया कि गड्ढा बन गया। जब वह व्यस्त था तो एक और बिच्छू ने उसे घेरने की कोशिश की। उसने उसे इतनी जोर से लात मारी कि उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। यह बहुत आसान है। प्राप्त संसाधन: लकड़ी की 30 इकाइयां, 20 पत्थर इकाइयां, रेत की 10 इकाइयां, 3 पानी के कंटेनर। जैसे जैसे प्राणी गिरते गए, सूचनाएं दिखाई देने लगीं। हर बार मारे जाने पर उनके क्षेत्र का भंडार बढ़ता गया और भविष्य के खतरे भी खत्म होते गए। हे प्रभु, एलेना चिल्लाई। कुछ बड़ा उभर रहा है। सबसे गहरे बिल से एक नया आकार उभरा जो उच्च कांस्य संस्करणों से दोगुना बड़ा था, जिसमें अतिरिक्त कवच प्लेटिंग और दांतेदार पंजे थे जो पॉलिश किए हुए स्टील की तरह चमक रहे थे। क्रूर जानवर, रेगिस्तान अधिपति बिच्छू रैंक, निम्न सिल्वर विष निपुणता प्रतिभा, डी ग्रेड तीर तैयार रखो, मार्कस ने आदेश दिया। प्रभु के संकेत की प्रतीक्षा करो। अधिपति अपने विशाल आकार के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से शान से चल रहा था। उसकी प्रतिभा के सक्रिय होते ही हर सतह से जहर टपक रहा था। जहां भी तरल रेत को छूता, जहरीले वाष्प के छोटे छोटे बादल हवा में उठते। यह देखने में मजबूत लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह कमजोर है। एथन का उस जीव के हमले का सीधा सामना हुआ। उसके पंजे, जो स्टील को चीर सकते थे, उसके नंगे हाथों से टकराए। टक्कर से एक ऐसी शॉकवेव पैदा हुई जिसने रेत को चारों तरफ बिखेर दिया। क्या तुम मेरे साथ ताकत की प्रतियोगिता करना चाहते हो? सच में? उसकी स्वर्ण श्रेणी की शक्ति ने निम्नर्जत प्राणी के प्रतिरोध को आसानी से परास्त कर दिया। अधिपति के पंजे मुड़ गए, फिर पूरी तरह टूट गए। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, एथन के पलटवार ने उसका सिर उसके कंधों से अलग कर दिया। धमाका! सिर रेत पर गिरा, उसके बाद उसका शरीर भी रेत पर गिरा। उभरते हुए बिच्छुओं को निशाना बनाओ, एथन चिल्लाया और पास के बिलों से निकल रहे उच्चकांस्य बिच्छुओं की ओर इशारा किया। तीरंदाजों ने अनुशासित वार किए और हर बार उनका समन्वय बेहतर होता गया। एलेना के उन्नत तीर विशेष रूप से प्रभावी साबित हुए। उन्होंने कवच को भेद दिया जो सामान्य तीर नहीं कर पाते थे। वे अधिक आत्मविश्वासी हो रहे हैं। कुछ मिनट कत्लेआम की धुंध में गुजरे। एथन घोंसले में प्रकृति की शक्ति की तरह घूमता रहा, अपने पीछे तबाही मचाता रहा, जबकि उसके तीरंदाज सटीक सहायता प्रदान करते रहे। बिच्छुओं की झुंड की रणनीति व्यक्तिगत शक्ति के आगे कुछ भी नहीं थी। 25, 26, 27 केंद्रीय बिल से एक और विशाल आकृति उभरी, अधिपति से भी बड़ी, अतिरिक्त उपांगों और कवच संशोधनों के साथ। क्रूर जानवर, रेगिस्तानी एपेक्स बिच्छू रैंक, मध्यर्जक विषाक्त आभा प्रतिभा, डी ग्रेड एपेक्स ने हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी प्रतिभा को सक्रिय कर दिया, जिससे हवा जहरीली धुंध से भर गई, जिससे कोई भी कांस्य रैंक वाला लड़ाकू तुरंत मर सकता था। एथन के स्वर्णस्तरीय शरीर ने विषैले पदार्थों को बेअसर कर दिया। वह उस जानलेवा बादल में ऐसे चला जैसे सुबह का कोहरा हो, और उस जीव तक पहुंच गया इससे पहले कि वह पीछे हट पाता। यह लड़ाई लंबे समय तक चली, शायद 1 सेकंड के बजाय 2 सेकंड, लेकिन परिणाम कभी संदेह में नहीं था। हे प्रभु, मार्कस चिल्लाया। बिल सिस्टम। एथन अपने तीरंदाज की उंगली का अनुसरण करते हुए सबसे बड़े सुरंग द्वार की ओर बढ़ा। उसकी गहराई में कुछ चमक रहा था। जांच का समय आ गया है। यहीं रुको, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। वह सुरंग प्रणाली में नीचे उतरा, घुमावदार रास्तों से होते हुए जो जमीन के नीचे गहराई तक जाते थे। वास्तुकला इतनी नियमित थी कि प्राकृतिक नहीं लग रही थी। नक्काशीदार दीवारें, मजबूत आधार, सोची समझी बनावट। वे बिच्छू काफी बुद्धिमान हैं जिन्होंने इसे बनाया है। रास्ता एक गोलाकार कक्ष में खुलता था जहां कृत्रिम प्रकाश अपने स्रोत को प्रकट करता था। बिच्छुओं की नक्काशी से चिह्नित एक झिलमिलाता द्वार। यह जादुई संरचना निहित ऊर्जा से गुंजायमान थी
और इसकी सतह अशांत जल की तरह लहरा रही थी। एक स्पॉनिंग गेट द्वार के पास सो रहा बिच्छू अब तक का सबसे बड़ा बिच्छू था, लगभग 4 मीटर लंबा, तथा उसका कवच अन्य बिच्छुओं के काइटिन की अपेक्षा गढ़ी हुई धातु जैसा अधिक लग रहा था। क्रूर जानवर, रेगिस्तानी घोंसला बिच्छू रैंक, पिक्सिल्वर जहर प्रतिभा सी जैसे ही एथन कक्ष में दाखिल हुआ, गार्जियन की आंखें खुल गईं। उन मिश्रित गोलाकार वस्तुओं में बुद्धिमत्ता की चमक थी। यह कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि एक सच्चा शिकारी था जिसे इस प्रजनन स्थल की रखवाली का अनुभव था। आखिरकार कुछ ऐसा जिसके लिए वाकई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि इसकी प्रतिभा भविष्य में काम आए। मैं इसके शरीर को अपनी स्टोरेज रिंग में रखूंगा। वह जीव अपनी पूरी ऊंचाई पर उठ खड़ा हुआ, उसके जबड़े चटकने लगे, मानो मौत की खड़खड़ाहट हो। उसकी सीविश प्रतिभा तुरंत सक्रिय हो गई, जिससे कक्ष विषैले धुएं से भर गया, जो किसी भी कांस्य श्रेणी के योद्धा को कुछ ही सेकंड में मार सकता था। प्यारी चाल। एथन के स्वर्ण रैंक वाले शरीर ने जहर का प्रतिरोध किया, हालांकि पूरी तरह से नहीं। उसने छोटी छोटी सांसों में घातक हवा में सांस ली, और उसकी उन्नत शारीरिक क्षमता ने जहर को जमा होने से पहले ही तेजी से संसाधित और निष्क्रिय कर दिया। गार्डियन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। फिर उसने हमला कर दिया, बहुत धीमा। एथन की उन्नत गति प्रतिभा प्रज्वलित हुई, जिसने दुनिया को धीमी गति में बदल दिया। गार्जियन के विशाल पंजे खाली हवा में घूमते हुए एक तरफ खिसक गए। उनकी लौह संवर्धन प्रतिभा ने उनकी मुट्ठियों को धातु के सुदृढ़ीकरण से ढक दिया। उसके पहले ही मुक्के से उस प्राणी का अभेद्य कवच टूट गया। दरार। गार्जियन चीखा, टक्कर वाली जगह से जहर छिड़कता हुआ पीछे की ओर लड़खड़ा गया। लेकिन एथन का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसकी पवन प्रतिभा ने उसकी इच्छा के अनुरूप प्रतिक्रिया दी। संपीड़ित हवा के अदृश्य अर्धचंद्राकार आकार बनाए जो कक्ष के बासी वातावरण को चीरते हुए निकल गए। पहले ब्लेड ने गार्जियन के बख्तरबंद सिर पर एक खांचा बना दिया, दूसरे ने उसके एक पैर को पूरी तरह से काट दिया। धमाका। शाखा गीली आवाज के साथ पत्थर के फर्श से टकराई। गार्जियन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसकी जिंदा रहने की प्रवृत्ति ने उसके क्षेत्रीय आक्रमण को दबा दिया। लेकिन उस कमरे में कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ पत्थर की दीवारें और एक ऐसा द्वार था जिसे वह छोड़ नहीं सकता था। एथन की मुट्ठियां जीवंत हथियार बन गईं, हर मुक्का हथौड़े जैसा था और उसमें अलौकिक कठोरता थी। उसने लगातार वार करके गार्जियन को पीछे धकेल दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि बचाव करना नामुमकिन हो गया था। क्रैक क्रैक क्रैक। अध्याय 106। क्षेत्र को समतल करना। हर प्रहार से कवच की और परतें टूटती गईं, जिससे उसके नीचे का कोमल ऊतक दिखाई देने लगा। व्यवस्थित विनाश के कारण प्राणी की सुरक्षा व्यवस्था चरमराने लगी और कक्ष की दीवारों पर काली गंध फैल गई। गार्जियन ने एक आखिरी हताश प्रयास किया, अपने विशाल डंक को नीचे की ओर धकेलने के लिए ऊपर उठा। हथियार से जहर तेजाब की तरह टपक रहा था और जो भी उसे छूता उसे मौत की सजा देता। लेकिन एथन ने उसके हमले को रोक दिया। तेज हवा के एक सघन झोंके ने डंक को उसके आधार से अलग कर दिया। कटा हुआ अंग विषैला तरल पदार्थ छोड़ते हुए पूरे कक्ष में उड़ गया। खेल खत्म। एथन का अंतिम मुक्का गार्डियन की छाती में लगा और एक ही झटके में उसका दिल कुचल गया। विशालकाय प्राणी पीछे की ओर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु की पीड़ा से कक्ष की छत से धूल उड़ रही थी। एथन ने अपनी जल प्रतिभा को सक्रिय किया, जिससे उसके रक्तरंजित हाथों पर शुद्ध जलधाराएं बहने लगीं। लाल रंग का इचोर घूमकर गायब हो गया, जिससे उसकी त्वचा बेदाग हो गई। विशाल रक्षक को मारने के बाद एथन ने एक सरसरी नजर से अपने संसाधनों पर नजर डाली। उसके वध से उनकी संख्या नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। लकड़ी की 210/100 इकाइयां, 200/100 इकाई पत्थर, 220/100 इकाई रेत, पानी के साथ बड़े कंटेनर। 29 बिच्छुओं ने मुझे काफी संसाधन दिए। संसाधन लाभ में एक स्पष्ट पैटर्न का पालन किया गया। रजत श्रेणी के प्राणियों ने कांस्य श्रेणी के प्राणियों की तुलना में दोगुनी सामग्री गिराई, लेकिन निम्न बनाम उच्च जैसे उपस्तरीय अंतरों ने समान मात्रा में सामग्री प्राप्त की। इस राक्षस को बाद के लिए संग्रहित करें। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी सक्रिय कर दी और विशाल गार्जियन आयामी भंडार में गायब हो गया। उसमें मौजूद सीग्रेड प्रतिभा बाद में मूल्यवान साबित हुई। बाकी सामान इकट्ठा करने का समय आ गया है। वह बिलों से बाहर आया और जमीन के ऊपर प्रतीक्षा कर रहे धनुर्धारियों को बुलाया। आओ सब लोग, हमें इन सभी शवों को वापस अपने क्षेत्र में ले जाना होगा। तीरंदाजों ने उसे बिना किसी चोट के बाहर निकलते देखा और तुरंत खुशी से झूम उठे। उनकी राहत वैसी ही थी जैसे किसी किसान को सूखे में बारिश देखकर होती है। उन्होंने उसे अनजान गहराइयों में उतरते और विजयी होकर लौटते देखा था।
हाँ मेरे प्रभु, मार्कस ने जवाब दिया, जो पहले से ही शव को निकालने के लिए अपनी टीम का आयोजन कर रहा था। एथन ने युद्ध क्षेत्र का जायजा लिया, जहां बिच्छुओं के शव बिखरे पड़े थे। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें ले जाना उसके लिए मुश्किल था। मैं थोड़ी मदद करूंगा। उसने पास पड़ी 2 लाशों को उनकी पूंछ से पकड़ा, फिर 3 और बड़ी लाशें उठाईं। उसकी ताकत के कारण उनका वजन नगण्य लग रहा था। मैं पहला भार उठाऊंगा। जितनी जल्दी हो सके पीछे आओ। एथन ने अपनी बढ़ी हुई गति को सक्रिय किया और दौड़ पड़ा। उसके चारों ओर रेगिस्तान का नजारा धुंधला गया। 5 बिच्छुओं की लाशें भयावह झंडों की तरह लहरा रही थीं। उसके पीछे रेत फट रही थी, लाशें उछल रही थीं और टीलों पर घिसट रही थीं, जिससे सुनहरी सतह पर गहरे गड्ढे बन गए थे। उसकी बढ़ी हुई गति से सफर कुछ ही सेकंड में सिमट गया। सुरक्षा कवच ने उसका स्वागत किया। उसकी नीली चमक उस हिंसा से अछूती रही जो उसने अभी अभी फैलाई थी। क्षेत्र के अंदर एकांत ने उसका स्वागत किया। उसके तीरंदाज अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। उनकी कांस्य श्रेणी की गति उसकी गति के सामने कुछ भी नहीं थी। उन्नयन के लिए बिल्कुल सही समय। अब जब तत्काल आवश्यकताओं से परे संसाधन सुरक्षित हो गए तो उन्होंने टाउन हॉल से संपर्क किया। टाउन हॉल क्षेत्र स्तर 1 टाउन हॉल प्रभाव वर्तमान में भगवान का निवास। कोई बफ नहीं है। क्षेत्र की इमारतें टाउन हॉल। टियर 1 समनिंग गेट। टियर 1 अपग्रेड उपलब्ध। निर्माण उन्नयन लकड़ी की 100 इकाइयां, पत्थर की 100 इकाइयां, 50 कांस्य स्तरीय राक्षस कोर अपग्रेड। हाँ नहीं, अंत में एथन ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ दबा दिया। टाउन हॉल दीप्तिमान ऊर्जा से भर गया। लकड़ी के तख्ते घुलकर और भी परिष्कृत वास्तुकला में बदल गए। पत्थर की नींव शून्य से उभरकर मजबूत दीवारों को सहारा दे रही थी। जहां पहले कोई खिड़कियां नहीं थीं, वहां खिड़कियां दिखाई देने लगीं। रेगिस्तानी वातावरण के बावजूद उनके शीशे बिल्कुल साफ थे। बधाई हो, आपका क्षेत्र टियर 2 में आगे बढ़ गया है। बदलाव सिर्फ इमारत तक ही सीमित नहीं रहा। सुरक्षात्मक दीवार एक बढ़ते हुए बुलबुले की तरह बाहर की ओर फैलती गई और उसकी त्रिज्या हर दिशा में 500 मीटर तक फैल गई। क्षेत्र विस्तार पूरा हो गया है। क्षेत्रफल 500 मीटर की परिधि तक बढ़ा दिया गया है। नई सीमाओं के भीतर सभी शत्रुतापूर्ण प्राणियों को निष्कासित कर दिया गया है। निष्क्रिय राक्षस दमन अब क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर सक्रिय है। अच्छा हुआ, अब कोई भी अचानक हमला पैदा करने वाले जीवों से नहीं होगा। टियर 2 क्षेत्र बोनस प्राप्त। आवासीय ब्लूप्रिंट। नीली रोशनी उसकी हथेली में एकत्रित होकर रस्सी से बंधे हुए चर्मपत्र में जम गई। आवासीय ब्लूप्रिंट। टियर 1 कार्य कुशल पेशेवरों के लिए उन्नत आवास निर्माण मार्गदर्शिका। अधिकतम क्षमता 0/1। निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री 10 इकाई लकड़ी, 10 इकाई पत्थर, 10 इकाई रेत। निर्माण उन्नयन लकड़ी की 50 इकाइयां, पत्थर की 50 इकाइयां, रेत की 50 इकाइयां। विशेष आवश्यकता निर्माण कार्य हेतु आर्किटेक्ट श्रेणी के पेशेवर की आवश्यकता है। उपयोगी है, लेकिन वर्तमान में इसे क्रियान्वित करना असंभव है। अपने विषयों में किसी वास्तुकार के बिना यह खाका सैद्धांतिक ही रह गया। क्षेत्रीय जरूरतों की बढ़ती सूची में एक और चीज जुड़ गई। विशेषज्ञ सिर्फ सैनिक नहीं। उसकी बात करें तो एथन ने अगले अपग्रेड स्तर की जांच की तथा भविष्य की आवश्यकताओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। टियर 3 क्षेत्र उन्नयन आवश्यकताएं। निर्माण उन्नयन 200 इकाई लकड़ी, 200 इकाई पत्थर, 200 इकाई रेत, 75 कांस्य रैंक राक्षस कोर, 25 रजत रैंक राक्षस कोर। संसाधन की आवश्यकताएं दोगुनी हो गई थीं, जबकि कोर की मांग में सिल्वर रैंक कोर शामिल थे, जो उनकी वर्तमान क्षमताओं के साथ प्रबंधनीय थे। अब समय है समन क्षमताओं की जांच करने का। एथन ने गेट ऑफ समनिंग के पास पहुंचकर देखा कि क्षेत्र उन्नयन के बावजूद उसका स्वरूप अपरिवर्तित है। भवन का नाम गेट ऑफ समनिंग बिल्डिंग। टियर 1 निर्माण प्रभाव। हर दिन प्रथम अभयारण्य के 5 मूल निवासियों को प्रभु की प्रजा बनने के लिए बुलाया जा सकता है। पेशेवरों को बुलाने का भी मौका है। निर्माण उन्नयन लकड़ी की 100 इकाइयां, रेत की 100 इकाइयां, पत्थर की 100 इकाइयां, 50 कांस्य रैंक राक्षस कोर। अपग्रेड। हाँ नहीं, अभी भी पर्याप्त संसाधन बचे हैं। उसके पास अभी जो भंडार है 110 लकड़ी, 100 पत्थर, 120 रेत। गेट की अपग्रेड जरूरतों के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा। एथन ने पुनः हाथ दबाया। साधारण पत्थर का मेहराब चमकदार सफेद रोशनी में विलीन हो गया और एक बड़े द्वार का रूप ले लिया। उसके भीतर ऊर्जा और भी तीव्रता से घूम रही थी। भवन का नाम गेट ऑफ समनिंग बिल्डिंग। टियर 2 निर्माण प्रभाव। हर दिन प्रथम अभयारण्य के 8 मूल निवासियों को प्रभु की प्रजा बनने के लिए बुलाया जा सकता है। प्रत्येक दैनिक सक्रियण पर एक पेशेवर श्रेणी का बुलावा निश्चित है। महत्वपूर्ण सुधार।
इस अपग्रेड ने दैनिक समन क्षमता को 5 से बढ़ाकर 8 कर दिया था, 60% सुधार। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पेशेवर स्तर के समन अब संयोगाधारित से गारंटीकृत हो गए थे। रोजाना 8 विषय और गारंटी शुदा पेशेवर। उम्मीद है मुझे कोई आर्किटेक्ट मिल जाएगा। एक हफ्ते के अंदर वह 56 विषयों में महारत हासिल कर सकता था, जिनमें 7 निश्चित पेशेवर विषय भी शामिल थे। गणित तेजी से क्षेत्रीय विकास के लिए उत्साहजनक था। क्या आप 8 को बुलाना चाहते हैं? हाँ नहीं, आज के आवंटन का भी उपयोग किया जा सकता है। अध्याय 107 नए विषय। उसके पीछे रेत चरमरा रही थी जब उसके तीरंदाज आखिरकार बिच्छुओं के शवों से लदे अपने हथियार लेकर लौट रहे थे। मार्कस जुलूस का नेतृत्व कर रहा था। शाम के ठंडे तापमान के बावजूद उसके कपड़ों पर पसीने के धब्बे थे। हे प्रभु, एलेना ने अपना बोझ विस्तारित अवरोध के किनारे पर गिराते हुए पुकारा। क्षेत्र बढ़ गया है, अब समय आ गया है कि उन्हें उनकी नई क्षमताओं से परिचित कराया जाए। क्षेत्र का उन्नयन पूरा हो गया है, एथन ने उन्नत संरचनाओं की ओर इशारा करते हुए घोषणा की। अब हमारे पास उचित विकास और बेहतर संबंध क्षमता के लिए जगह है। उनके प्रजाजन उत्साहित नजरों से एक दूसरे को देखते रहे और दिखाई देने वाली प्रगति के आगे उनकी पहले की थकान कहीं भूल गई। विस्तारित स्थान, उन्नत इमारतें और स्पष्ट रक्षात्मक सुधार तेज प्रगति की तस्वीर पेश कर रहे थे। क्या आप 8 को बुलाना चाहते हैं? हाँ नहीं, एथन ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ दबा दिया। आह्वान द्वार सफेद चमक से जगमगा उठा। रोशनी इतनी तेज हो गई कि लगभग अंधा कर देने वाली हो गई, जिससे उसके धनुर्धारियों को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। इस बार 8 विषय और एक निश्चित व्यावसायिक मेहराब के भीतर 8 आकृतियां प्रकट हुईं। जादुई ऊर्जा के विलुप्त होते ही उनके रूप ठोस होते गए। वे एक साथ आगे बढ़े और एथन को देखते ही एक घुटने पर बैठ गए। प्रभु नमस्कार, प्रभावशाली। उनमें से 7 ने अनुभवी योद्धाओं जैसे चमड़े के कवच पहने थे। उनके हथियार अच्छी तरह से सजे हुए थे और उनकी मुद्राएं दक्षता से भरी हुई थीं। ये नए रंगरूट नहीं थे, वे ऐसे अनुभवी योद्धाओं की तरह व्यवहार कर रहे थे जिन्होंने असली युद्ध देखा हो। लेकिन यह 8वीं आकृति थी जिसने एथन की आंखों को चमका दिया। एक वास्तुकार। अंततः उस व्यक्ति ने ज्यामितीय पैटर्न वाले साधारण वस्त्र पहने हुए थे। उसके हाथ स्याही और पत्थर की धूल से सने हुए थे। उसके बगल में एक चमड़े का थैला लटका हुआ था, जिसमें संभवतः ड्राफ्टिंग उपकरण भरे हुए थे। उठो, एथन ने आदेश दिया। जैसे जैसे वह प्रत्येक नए विषय पर ध्यान केंद्रित करता, जानकारी उसकी चेतना में प्रवाहित होती जाती। विषय जैक, पेशा, प्रधान योद्धा, रैंक, पीक कांस्य, प्रतिभा, तलवारबाजी, E+ वफादारी, 64 शीर्षकांस्य। यह मार्कस की टीम से एक उपस्तरीय अधिक मजबूत है। शेष 6 योद्धाओं ने विभिन्न युद्ध विशेषज्ञताओं, भालाधारी, ढालधारी और स्काउट के साथ उच्चकांस्य पदक प्राप्त किया। एक संतुलित सैन्य इकाई जो उनके मौजूदा तीरंदाजों का पूरी तरह से पूरक थी। लेकिन नूह का ध्यान वास्तुकार पर ही टिका रहा। विषय जैकब, पेशा, वास्तुकार, रैंक, पीक कांस्य, प्रतिभा, बिल्डर, D वफादारी, 66। वह क्षेत्रीय विकास के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान साबित होंगे। जैकब आगे बढ़ा। उसकी बुद्धिमान आंखें पेशेवर रुचि के साथ उन्नत संरचनाओं का निरीक्षण कर रही थीं। महाराज, मैं देख रहा हूं कि आपने हाल ही में अपने क्षेत्र का विस्तार किया है। वह अपना हुनर जानता है। सच में, एथन ने जवाब दिया। और मुझे आपकी विशेषज्ञता की तुरंत जरूरत है। वास्तुकार का चेहरा उत्सुकता से चमक उठा। महाराज, आप मुझसे क्या बनवाना चाहेंगे? एथन ने अपने भंडार से आवासीय खाका निकाला। लुढ़का हुआ चर्मपत्र जादुई स्याही से चमक रहा था। हमारी बढ़ती आबादी के लिए आवास। जैकब ने श्रद्धापूर्वक ब्लूप्रिंट स्वीकार किया और विस्तृत विवरण देखने के लिए उसे खोला। डिजाइन में निहित जादुई निर्माण तकनीकों को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दिलचस्प काम, उन्होंने सांस लेते हुए कहा। इस ब्लूप्रिंट में उन्नत तकनीकें शामिल हैं जिनके बारे में मैंने सिर्फ सिद्धांत ही बनाए हैं। सिर्फ संरचनात्मक अखंडता मंत्रों पर स्वतंत्र रूप से शोध करने में हफ्तों लग जाएंगे। बिल्कुल वही जो मुझे सुनना था। आप इसे कितनी जल्दी क्रियान्वित कर सकते हैं? सामग्री और मजदूर तैयार हैं। जैकब ने जल्दी से हिसाब लगाया। पहली इमारत के लिए 2 दिन लगेंगे। जैसे जैसे मेरी टीम तकनीकों का अनुभव हासिल करेगी, आगे की इमारतें तेजी से बनेंगी। जैक आगे बढ़ा। उसका हाथ तलवार की मूठ पर टिका हुआ था। महाराज, आज रात आप हमें कहाँ ठहराएंगे? मेरे योद्धा गश्ती दल बनाने के लिए तैयार हैं। मार्कस आपको मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी देंगे, एथन ने जवाब दिया। एलेना की टीम तीरंदाजी में मदद करती है। परिधि सुरक्षा के लिए उनके साथ समन्वय करें। मौजूदा तीरंदाज उत्सुक भावों के साथ नए तीरंदाजों के पास पहुंचे।
मार्कस ने जैक की ओर हाथ बढ़ाया, उसके हाव भाव में पेशेवर सम्मान साफ झलक रहा था। इस क्षेत्र में आपका स्वागत है। अधिक अनुभवी लड़ाकों को पाकर खुशी हुई, वे अच्छी तरह से एकीकृत हो रहे हैं। जैसे जैसे उसके प्रजाजन संगठित होने लगे, एथन को संतुष्टि का एहसास हुआ। एक ही बार में 8 नए प्रजाजन, जिनमें वह वास्तुकार भी शामिल था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। गारंटीकृत व्यावसायिक संबंध ने ठीक वही प्रदान किया जो उसके क्षेत्र की आवश्यकता थी। एलेना, एथन ने अपने बढ़े हुए समूह की ओर इशारा करते हुए पुकारा। खाना परोसो और ताज़ी रोटी बनाओ। हमें अपने नए लोगों का स्वागत ठीक से करना होगा और पहले की गई कड़ी मेहनत का पुरस्कार दें। एलेना ने तुरंत सिर हिलाया और उसकी टीम खाना बनाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी। जल्द ही बेकिंग ब्रेड की खुशबू हवा में फैल गई, जो पहले पकाए गए बिच्छू के मांस की खुशबू के साथ मिल गई। नए योद्धा सहज सौहार्द के साथ सामूहिक अग्नि के चारों ओर एकत्रित हुए और मार्कस के तीरंदाजों के साथ कहानियां साझा की। जैक के नेतृत्व कौशल का परिचय तब मिला जब उसने स्वाभाविक रूप से दोनों समूहों के बीच परिचय कराने में मदद की। जैकब खाना खाते हुए क्षेत्रीय खाकों का अध्ययन करते थे और कभी कभी अपनी निजी नोटबुक में रेखाचित्र बनाते थे। अपने काम के प्रति उनका समर्पण साफ झलकता था। खाने के दौरान भी उनका दिमाग निर्माण संबंधी समस्याओं पर काम करता रहता था। अच्छा है, सब लोग अच्छे से बस रहे हैं। भोजन समाप्त होने के बाद एथन अपनी विस्तारित सेना को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ। व्यावहारिक अभ्यास का समय आ गया है। हम बिच्छू के घोंसले में लौट रहे हैं। योद्धा तीरंदाजों के चारों ओर रक्षात्मक मुद्रा में खड़े थे, जबकि जैकब पेशेवर रुचि के साथ उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। वह कोई लड़ाकू नहीं था और यह देखना दिलचस्प था। घोंसले के स्थान पर बिल प्रणाली से 3 नए बिच्छू निकले थे। ठीक समय पर नए लक्ष्य पैदा हो गए हैं, एथन ने घोषणा की। जैक, मार्कस के साथ मिलकर काम करो। उन्हें खत्म करो। पीकब्रॉन्ज योद्धा कुशलता से आगे बढ़ रहे थे। जैक की तलवारबाजी खास तौर पर प्रभावशाली थी, स्टीक वार जो चिटिनस कवच में सर्जिकल सटीकता के साथ छेद कर रहे थे। उनकी टीम ने उन्हें सहारा दिया, जबकि तीरंदाजों ने कवरिंग फायर किए। समान रैंक के प्रतिद्वंद्वी। उत्तम प्रशिक्षण परिदृश्य। बिच्छू कुछ ही मिनटों में गिर पड़े। उनके समन्वित हमले उनके साथियों की संगठित रणनीति के सामने कहीं नहीं टिक पाए। जैसे जैसे जीवों की मौत की पीड़ा कम होती गई, रेत पर काली गंध फैलती गई। बहुत बढ़िया काम, एथन ने कहा। अब इंतजार है, मुझे उनकी स्पॉन दरों की पुष्टि करने की आवश्यकता है। उन्होंने घोंसले के प्रवेश द्वार के चारों ओर एक घेरा बना लिया और अतिरिक्त खतरों के लिए हथियार तैयार कर लिए। एथन की उन्नत इंद्रियां भूमिगत मार्गों पर किसी भी हलचल या आवाज पर नजर रखती थीं। 1 घंटा बीत गया। 3 और बिच्छू ठीक समय पर बाहर आ गए। उनकी गतिविधियां पहले जैसी ही थीं। पूर्वानुमानित प्रति घंटे 3 घड़ी की सुई की तरह। वही जवाब, एथन ने आदेश दिया। जल्दी से हटाओ। उनके साथियों ने अपनी सामरिक सफलता दोहराई और उन जीवों को और भी ज्यादा कुशलता से मार गिराया। पहले साथ मिलकर काम करने का उनका अनुभव बेहतर समन्वय में तब्दील हो रहा था। यह पैटर्न कायम है, उन्होंने क्षेत्र के साफ होने की पुष्टि करने के बाद घोषणा की। हर घंटे 3 बिच्छू। हम इसका इस्तेमाल रोजाना प्रशिक्षण और संसाधन जुटाने के लिए करेंगे। अध्याय 108। घूर्णन। जैकब ने स्पष्ट उत्साह के साथ कहा, महाराज, नियमित भौतिक आय से निर्माण की समय सीमाएं काफी आसान हो जाती हैं। एथन ने सिर हिलाया। उसका दिमाग पहले से ही सामरिक व्यवस्थाओं की गणना कर रहा था। उचित संचालन स्थापित करने का समय आ गया है। वह अपने विषयों की ओर मुड़ा और धनुर्धारियों और योद्धाओं के मिश्रित समूह का अध्ययन करने लगा। 13 सक्षम योद्धा, जिनकी विशेषज्ञताएं अलग अलग थीं, अगर कुशलता से तैनात की जाए तो व्यापक कवरेज के लिए पर्याप्त। ध्यान से सुनो, उसकी आवाज रेगिस्तानी हवा में गूंज रही थी। लगातार ऑपरेशन के लिए तुम 3 टीमों में बंट जाओगे। विषयों को सीधा किया गया तथा आकस्मिक समन्वय से सैन्य संरचना की ओर बदलाव को पहचाना गया। इस स्पॉन पॉइंट पर 2 टीमें घूमेंगी। हर घंटे निकलने वाले 3 बिच्छुओं को संभालो। तुम्हारी कतारें उनसे बिल्कुल मेल खाती हैं। एथन ने बिल के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। जब तुम्हारा चक्कर खत्म हो जाए तो सभी शवों को वापस इलाके में ले जाओ। कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। नवीकरणीय संसाधनों के लिए उचित दोहन की आवश्यकता होती है। जैक आगे बढ़ा। घूर्णन अवधि, महाराज, 4 घंटे की शिफ्ट। नई टीमें थकान से होने वाली गलतियों को रोकती हैं। एथन की नजर उत्सुक चेहरों पर पड़ी। तुम्हारी हत्याओं से मिले कोर, उन्हें पहले दिन के लिए रख लो। अपनी शक्ति का स्तर बढ़ाओ। कई योद्धाओं ने एक दूसरे को प्रसन्न दृष्टि से देखा।
व्यक्तिगत उन्नति के अवसरों ने सैनिकों को साधारण आदेशों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से प्रेरित किया। तीसरी टीम तो ही अभियानों का संचालन करती है, उन्होंने आगे कहा। आसपास के क्षेत्रों का नक्शा बनाती है। खतरों, संसाधनों, संभावित सहयोगियों या दुश्मनों की पहचान करती है। युद्ध शुरू होने से पहले ही खुफिया जानकारी युद्ध जीत लेती है। मार्कस ने संकोच से अपना हाथ उठाया। टीम की रचना, महाराज। मिश्रित इकाइयां। प्रत्येक रोटेशन टीम को योद्धा और तीरंदाज मिलते हैं। संतुलित आक्रमण और दूरी से सहायता। स्काउटिंग टीम हल्के सामान के साथ यात्रा करती है, लेकिन युद्ध शक्ति क्षमताओं को बनाए रखती है। एलेना अनिश्चित दिख रही थी। अगर स्पॉन रेट बदल जाए तो क्या होगा? अपने हिसाब से ढल जाओ। अगर उत्पादन बढ़ता है तो अतिरिक्त बल बुलाओ। अगर घटता है तो भी सतर्क रहो। एथन का चेहरा सख्त हो गया। आत्मसंतुष्टि किसी भी राक्षस से ज्यादा तेजी से मारती है। विषयों ने अनुभव से पैदा हुई समझ के साथ सिर हिलाया। जैक, युद्ध अनुकूलता के आधार पर रोटेशन टीमों का आयोजन करें। मार्कस, तीरंदाजों के कार्यभार पर उनके साथ समन्वय करें। शक्तियों के अनुसार श्रम का विभाजन। प्रश्न मौन ने उसे उत्तर दिया, यद्यपि हर चेहरे पर एकाग्र निश्चय दिखाई दे रहा था। तो फिर तुरंत शुरू करो। पहला चक्कर अभी शुरू होता है। जैक ने कुशलता से काम किया और योद्धाओं और धनुर्धारियों को एकजुट टुकड़ियों में बांट दिया। उनकी पृष्ठभूमि इस बात से झलकती थी कि कैसे बेतरतीब समूहों से संतुलित टीमें जल्दी ही उभर आती थीं। स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता। मार्कस ने तीरंदाजों की स्थिति और लक्ष्य की प्राथमिकता के बारे में सामरिक ज्ञान दिया। दोनों नेताओं ने एथन की आशा के अनुरूप सहयोग प्रदर्शित किया। कोई अहन संघर्ष नहीं। अच्छा, कुछ ही मिनटों में पहली रोटेशन टीम ने बिल के प्रवेश द्वार के चारों ओर रक्षात्मक स्थितियां स्थापित कर लीं। स्काउटिंग टीम प्रस्थान की तैयारी कर रही थी, जबकि दूसरी रोटेशन टीम आपूर्ति प्रबंधन कार्यों को व्यवस्थित कर रही थी। एथन ने अपने विषयों को व्यक्तिगत लड़ाकों से समन्वित सैन्य इकाइयों में बदलते देखा। प्रत्येक व्यक्ति व्यापक ढांचे में अपनी भूमिका को समझता था। जैसे ही एथन ने प्रथम अभयारण्य में अपने क्षेत्र का विस्तार किया, हान वेई जिला 2 के अनुसंधान संस्थान में खड़ा होकर अविश्वास से अपने हाथों को देख रहा था। जागृत क्रिस्टल की चमक चकाचौंध कर देने वाली थी। जागृत क्रिस्टल की चमक चकाचौंध कर देने वाली थी। टियाना ने पहले जो कुछ भी देखा था उससे कहीं ज्यादा तीव्र, और जागने पर उसकी क्रिस्टल की चमक से भी थोड़ी ज्यादा तीव्र। हान वेई, तुमने बी रैंक की प्रतिभा को जागृत किया। टियाना की आवाज में आश्चर्य और गर्व का मिश्रण था। उसका दिमाग यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि उसने अभी क्या देखा था। उनकी अपनी बी ग्रेड प्रतिभा को असाधारण माना गया था, लेकिन यह हान वेई की मुस्कान खिल उठी और सालों की निराशा आखिरकार उसके कंधों से उतर गई। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। इतने समय बाद खाली प्रयोगशाला के बावजूद वह अपनी आवाज धीमी करते हुए करीब आ गई। हान वेई, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अपनी प्रतिभा रैंक किसी को नहीं बता सकते। अभी नहीं, वो सही कह रही है। इससे ध्यान तो जाएगा ही। हालांकि एथन ने हमारी जिंदगी बहुत बेहतर बना दी थी और हम बहुत इज्जतदार थे। फिर भी वो लोग भेड़िए ही हैं। अगर उन्हें लगा कि वो वापस नहीं आएगा तो वो हमें खा जाएंगे और कुछ नहीं छोड़ेंगे, हड्डियां भी नहीं। बी ग्रेड प्रतिभाएं गलत तरह की दिलचस्पी आकर्षित करती हैं, उसने आगे कहा। आप उस स्तर की जांच के लिए तैयार नहीं हैं। अपनी ताकत से तो बिल्कुल नहीं। एथन तब तक गुप्तचर रहा जब तक उसके पास स्थिति बदलने की पर्याप्त शक्ति नहीं आ गई। जैसे ही वास्तविकता सामने आई, हान वेई का उत्साह फीका पड़ गया। बिना सुरक्षा के शक्ति के रूप में छिपी हुई कमजोरी थी। मुझे क्या करना चाहिए? और मजबूत बनो। एथन ने तुम्हें जो भी कोर दिए हैं उनका पूरा इस्तेमाल करो जब तक तुम गुमनाम हो। अपनी नींव मजबूत करो। टियाना के हाथ उसके कंधों पर आ गए। उसकी पकड़ मजबूत थी। लेकिन सावधान रहना। आगे बढ़ने में जल्दबाजी मत करना। गति से अधिक आधार मायने रखता है। प्रत्येक रैंक वृद्धि के बाद रुकें। अपनी शक्ति को सुदृढ़ करें। जल्दबाजी करने से अस्थिर नींव बनती है जो दबाव में ढह जाती है। खराब आधारों के साथ तेजी से आगे बढ़ने की बजाय मजबूत आधारों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना बेहतर है। यह बाद में आपको नुकसान पहुंचाएगा। हान वेई ने उसकी बातों के पीछे छिपी बुद्धिमत्ता को समझते हुए सिर हिलाया। उसने प्रतिभाशाली लोगों को बेतहाशा तरक्की करके अपनी क्षमता को नष्ट करते देखा था। बिना नियंत्रण के सत्ता बिना किसी शक्ति के होने से भी बदतर थी। धैर्य रखें। शुरुआत से ही सही तरीके से निर्माण करें। मुझे कब तक कुछ भी बताना होगा?
यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको शक्ति के उस स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगता है जो आपको उनकी साजिशों से सुरक्षित रखेगा। विडंबना यह थी कि वह समझ गया था जबकि एथन दूरदराज के इलाकों में अनजान लड़ाइयां लड़ रहा था, हान वेई ने ऐसी शक्ति खोज ली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोनों अनाथों ने अपनी अपनी ताकत की राहें पाली थीं, हालांकि हालात बिल्कुल अलग थे। शुक्रिया एथन, आपको उन कोर को साझा करने की प्रेरणा किससे मिली? मैं इस अवसर को बर्बाद नहीं करूंगा, हान वेई ने कहा। अनिश्चितता के स्थान पर दृढ़ संकल्प आ गया। एथन को स्पॉन पॉइंट पर कब्जा किए एक दिन बीत चुका था। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। व्यवस्थित कटाई अभियान से प्रभावशाली परिणाम मिले। उनके विषय नियमित रूप से बदलते रहे, बिच्छुओं के निकलते ही उन्हें नष्ट कर दिया, साथ ही क्षेत्र में संसाधनों का निरंतर प्रवाह बनाए रखा। सावधानीपूर्वक गणना करने पर स्पॉन पॉइंट ने उसे प्रतिदिन लगभग 650 यूनिट संसाधन और पानी के कंटेनर दिए। संख्याएं खुद ही सब कुछ बयां कर रही थीं। लकड़ी की 210/100 इकाइयां, 300/100 पत्थर की इकाइयां, 150/100 रेत इकाइयां, पानी के 14 बड़े कंटेनर, सब कुछ अतिरिक्त। विस्तार का समय। उनके वर्तमान संसाधन तत्काल जरूरतों से कहीं ज्यादा थे, जिससे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विकास के अवसर पैदा हुए। उनकी सूची में आवासीय योजनाओं का खाका था, जो उनकी बढ़ती आबादी के लिए उचित आवास का वादा करता था। आवासीय ब्लूप्रिंट, टियर 1 कार्य कुशल पेशेवरों के लिए उन्नत आवास निर्माण मार्गदर्शिका, अधिकतम क्षमता 0/1 निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री 10 इकाई लकड़ी, 10 इकाई पत्थर, 10 इकाई रेत, निर्माण उन्नयन, लकड़ी की 50 इकाइयां, पत्थर की 50 इकाइयां, रेत की 50 इकाइयां। विशेष आवश्यकता, निर्माण कार्य हेतु आर्किटेक्ट श्रेणी के पेशेवर की आवश्यकता है, पहले अपग्रेड करें फिर निर्माण करें। अध्याय 109 आवासीय घरों का निर्माण। एथन ने बिना किसी हिचकिचाहट के ब्लूप्रिंट के संवर्धन को सक्रिय कर दिया। उसके भंडार से संसाधन जादुई दस्तावेज में प्रवाहित होने लगे और उन्नत विनिर्देशों के साकार होते ही उसकी सतह चमक उठी। आवासीय ब्लूप्रिंट, टियर 2, अधिकतम क्षमता 0/2, उन्नत स्थायित्व और आराम सुविधाएं अनलॉक, दोगुनी क्षमता। बहुत बेहतर। उन्नत ब्लूप्रिंट अब एक के बजाय 2 आवासीय संरचनाओं का समर्थन करता था। प्रत्येक इमारत में कई लोगों के रहने की व्यवस्था हो सकती थी और साथ ही बेहतर रहने की स्थिति भी प्रदान की जा सकती थी, जिससे मनोबल और निष्ठा में वृद्धि होती। जैकब को काम पर लगाने का समय आ गया है। जैकब एथन ने उस आर्किटेक्ट के पास जाकर पुकारा जो रेत पर नीम का खाका खींच रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम आवासीय भवनों का निर्माण शुरू करो। आर्किटेक्ट की आंखें तुरंत चमक उठीं, उसकी डिग्रेड प्रतिभा मानो उत्सुकता से कांप उठी। पेशेवर उद्देश्य जैकब जैसे लोगों को किसी भी आर्थिक पुरस्कार से ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रेरित करता है। बहुत बढ़िया मेरे प्रभु, मैं इसके लिए इष्टतम स्थान का विश्लेषण कर रहा हूं। हे प्रभु, जैकब ने खुद को बीच में ही टोक दिया। उसके चेहरे पर अनिश्चितता छा गई। मुझे इमारत के लिए मजदूरों की जरूरत है। मैं इसे अकेले नहीं बना सकता। बिल्कुल। जादुई ब्लूप्रिंट बनाने के लिए भी शारीरिक श्रम की जरूरत होती है। कोई बात नहीं, मेरे पीछे आओ। एथन गेट ऑफ समनिंग की ओर चल पड़ा। उसका टियर 2 एनहांसमेंट रेगिस्तानी धूप में चमक रहा था। दैनिक रिफ्रेश ठीक आधी रात को हुआ था, जिससे उसकी समनिंग क्षमता 8 नए विषयों पर रीसेट हो गई थी। बिल्कुल सही समय। द्वार के मेहराब में उकेरे गए रूनिक पैटर्न उसके आने पर ऊर्जा से सराबोर हो उठे। जैकब ने ध्यान से देखा। उसका वास्तुशिल्पी दिमाग पहले से ही श्रम की जरूरतों और निर्माण की समय सीमा का आकलन कर रहा था। एथन ने बिना किसी समारोह के समन सक्रियण को दबा दिया। आइए देखें आज क्या होता है। द्वार सफेद चमक से जगमगा उठा। ऊर्जा उन्नत जादुई परिपथों से होकर बह रही थी। रोशनी इतनी तेज हो गई कि लगभग अंधा कर देने वाली हो गई, जिससे दोनों पुरुषों को इस चमकदार प्रदर्शन से बचने के लिए अपनी आंखें ढकनी पड़ी। मेहराब के भीतर 8 आकृतियां प्रकट हुईं। जादुई ऊर्जा के विलुप्त होते ही उनके रूप ठोस होते गए। वे एक साथ आगे बढ़े और तुरंत अभ्यासपूर्वक समर्पण भाव से एक घुटने पर झुक गए। प्रभु नमस्कार। एक और मजबूत समूह। 7 योद्धा पहले उभरे। उनके उपकरण और मुद्राएं जैक की मूल टीम के समान ही युद्ध अनुभव का संकेत दे रही थीं। उनके आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार और सुव्यवस्थित हथियारों के आधार पर सभी योद्धाओं को सर्वोच्च कांस्य पदक दिया गया। लेकिन 8वीं आकृति ने एथन का तुरंत ध्यान आकर्षित किया। एक शेफ। आखिरकार उस आदमी ने व्यावहारिक खाना पकाने की पोशाक पहनी हुई थी, जिस पर तरह तरह के दाग लगे थे, जो उसके व्यापक रसोई अनुभव का प्रमाण थे। उसकी चौड़ी छाती पर एक चमड़े का एप्रन लटका हुआ था, जबकि उसकी बेट पर तरह तरह के बर्तन धीरे धीरे खनक रहे थे। विषय राम से, पेशा शेफ, रैंक
उच्चकांक्षीय प्रतिभा, पाककला में निपुणता, E+, वफादारी 62 बुरा नहीं है। खाना काफी बेस्वाद हो रहा था, अच्छा हुआ कि एक शेफ मिल गया। रामसे की प्रतिभा रेटिंग ने उन्हें प्रभावित किया। E+ ग्रेड के पाक कौशल उनके बुनियादी जीवनयापन के भोजन को उचित भोजन में बदल देंगे। बेहतर भोजन से मनोबल में सुधार को क्षेत्रीय प्रबंधन में कम करके नहीं आंका जा सकता। दीर्घकालिक निष्ठा के लिए जीवन की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। नए योद्धा अनुभवी सैनिकों के अनुशासित धैर्य के साथ आदेशों की प्रतीक्षा में चौकन्ने खड़े थे। उनके शामिल होने से उनकी कुल सैन्य शक्ति प्रभावशाली संख्या में पहुंच गई। एथन ने जैकब की ओर मुड़कर नए आए लोगों की ओर इशारा किया, तुम्हें कितने चाहिए? जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी हम काम पूरा कर पाएंगे, आर्किटेक्ट ने तुरंत जवाब दिया। उचित मजदूरी के साथ मैं दोनों आवासीय ढांचे 1-2 दिन में पूरे कर सकता हूं। कुशल निर्माण समय सीमा। बहुत बढ़िया। एथन ने अपने नए विषय को सीधे संबोधित करने से पहले सिर हिलाया। उठो, इस क्षेत्र में आपका स्वागत है। 8 आकृतियां एक साथ खड़ी थीं, उनकी आंखें पेशेवर ध्यान से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थीं। तुम से 7 लोगों को आर्किटेक्ट जैकब के निर्देशन में निर्माण कार्य सौंपा जाएगा। उसके आदेशों का पालन वैसे ही करो जैसे मेरे आदेशों का। उसकी नजर योद्धाओं के चेहरों पर पड़ी। यह सजा नहीं है, यह जरूरी क्षेत्रीय विकास है। सुनिश्चित करें कि वे इसका महत्व समझें। रामसे, उन्होंने शेफ पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, आप उचित रसोई सुविधाएं स्थापित करेंगे और हमारे भोजन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। एलेना के साथ भोजन की आपूर्ति और आहार संबंधी जरूरतों के बारे में समन्वय करें। रसोइये का चेहरा उत्साह से चमक उठा। जी महाराज, मैं कुछ ही घंटों में अच्छा खाना तैयार कर दूंगा। उद्देश्यपूर्ण कार्य के माध्यम से प्रेरणा। जैकब आगे बढ़ा, अपनी निर्माण टीमों को पहले से ही संगठित कर रहा था। महाराज, इस कार्यबल के साथ मैं तुरंत नींव का काम शुरू कर सकता हूं। प्रगति तेजी से बढ़ रही है। एथन को संतुष्टि का एहसास हुआ जब व्यवस्थित विकास ने हताश जीवनयापन की जगह ले ली। उचित आवास, गुणवत्तापूर्ण भोजन, संगठित सैन्य ढांचा, स्थायी क्षेत्रीय शक्ति की नींव। परिचालन की जांच का समय आ गया है। एथन स्पॉन पॉइंट की ओर बढ़ा। उसके पैरों के नीचे रेगिस्तानी रेत चटक रही थी। व्यवस्थित उन्मूलन 24 घंटे से चल रहा था। उनके रोटेशन सिस्टम में किसी भी संभावित समस्या की पहचान करने के लिए पर्याप्त समय। युद्ध की आवाजें उस जगह के नजर आने से पहले ही उस तक पहुंच गईं। चिटिन के खिलाफ स्टील समन्वित चीखें। जैक की टीम ने वर्तमान चक्र को संभाला। उनकी संरचना सामरिक दक्षता का एक उत्कृष्ट नमूना थी। 2 योद्धा बिल के प्रवेश द्वार के दोनों ओर खड़े थे, जबकि तीरंदाज पास की चट्टानों से ऊपर से सहारा दे रहे थे। बाकी योद्धा गतिशील सहायक के रूप में काम कर रहे थे, जहां भी दबाव बढ़ता मदद के लिए तैयार। 3 बिच्छू ठीक समय पर निकले। घड़ी की सटीकता। एलेना, बाएं क्रॉलर को निशाना बनाओ। जैक की तलवार एक चाप में घूम गई और विशाल पंजों को रोक दिया जो कम कवच को चीर सकते थे। केंद्रीय जानवर पर ध्यान केंद्रित करें। रेगिस्तानी हवा में तीर सीटी बजाते हुए चिटिनस प्लेटों में सटीकता से छेद ढूंढ रहे थे। उन्नत तरकश के जादुई तीर कांस्य श्रेणी की सुरक्षा को ऐसे भेद रहे थे जैसे वे कागज हों। सबसे बाईं ओर वाला बिच्छू सबसे पहले गिरा। एलेना के तीर ने उसकी आंख के गड्ढे को चीरते हुए उसके मस्तिष्क को छेद दिया। कुछ सेकंड बाद बीच वाला बिच्छू भी गिरा, क्योंकि मार्कस के तीर ने उसकी महत्वपूर्ण धमनियों को चीर दिया। जैक का प्रतिद्वंदी ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, एक बड़ा सा नमूना, मजबूत पंजों और आक्रामक रणनीति वाला। लेकिन अनुभव काम आया। उसकी तलवारबाजी किफायती और सटीक थी। कोई भी चाल बेकार नहीं गई। कोई अनावश्यक जोखिम नहीं। दरार। जैक के अंतिम प्रहार से आखिरी बिच्छू का कवच फट गया। जैसे ही उस जीव की मौत की पीड़ा कम हुई, रेत में काला इचोर जमा हो गया। सफाई। जैक ने ब्लेड पोंछते हुए घोषणा की। घुमाव स्थिर है, उत्कृष्ट समन्वय। एथन समूह के पास गया। स्पॉन पैटर्न में कोई बदलाव? कोई नहीं महाराज, मार्कस ने जवाब दिया। हर घंटे 3, बिल्कुल गणना के अनुसार। समय या जीव के प्रकार में कोई बदलाव नहीं। पूर्वानुमानित शत्रु शोषण योग्य शत्रु होते हैं। अच्छा काम है। वर्तमान कार्य जारी रखें। वह दोपहर की गश्त की तैयारी कर रही स्काउटिंग टीम की ओर मुड़ा। जंगल क्षेत्र पर रिपोर्ट। प्रमुख स्काउट आगे बढ़ा। कोई बदलाव नहीं महाराज। बायोम परिवर्तन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कल देखा गया था। तो क्या जंगल के भीतर कोई हलचल के संकेत नहीं हैं? हाँ, हमने आदेशानुसार सुरक्षित निगरानी दूरी बनाए रखी है, लेकिन कोई क्षेत्रीय चिन्ह या शत्रुतापूर्ण गतिविधि नहीं पाई है, या तो खालिया बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ। अध्याय 110। धीरे धीरे विकास हो रहा है।
एथन ने दूर से देखा कि उसके लोग चिंगारी की लपटों के चारों ओर एक ढीले घेरे में खड़े हो गए। वह अपने लोगों से अत्यधिक काम लेने में विश्वास नहीं रखते थे। मनोबल और इकाई की एकजुटता बनाए रखने के लिए 1 घंटे का आराम और सौहार्द आवश्यक था। युद्ध के दौरान बनाए गए बंधन भी उतने ही मजबूत होते हैं जितने युद्ध के दौरान बनाए गए बंधन। रामसे ने शाम के खाने में खुद को मात दे दी थी। बिच्छू के स्टू की खुशबू हवा में फैली हुई थी, जो उनके पहले के खाने से कहीं बेहतर थी। उनकी E+ ग्रेड पाककला की महारत ने रेगिस्तानी जीवों को भी स्वादिष्ट व्यंजन में बदल दिया। यह तो लाजवाब है, एलेना ने एक और चम्मच का स्वाद लेते हुए कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बेस्वाद बिच्छू का स्वाद इतना अच्छा हो सकता है। रामसे पेशेवर गर्व से मुस्कुराए। राज मसालों के मिश्रण में है। कुछ ऐसी रेगिस्तानी जड़ी बूटियां मिली जो मांस के प्राकृतिक स्वाद को और भी निखार देती हैं। मार्कस रसद के एक डिब्बे पर पीठ टिकाकर युद्ध के चक्करों से दर्द कर रही मांसपेशियों को खींच रहा था। याद है जब हम सख्त रोटी और पानी को दावत समझते थे? समूह में हंसी की लहर दौड़ गई। पहले दिनों की साझा कठिनाइयां अब मीठी यादें बन गई थीं क्योंकि उन्हें उचित भोजन और आश्रय की गारंटी मिल गई थी। जैक ने पास में बन रहे आवासीय निर्माण की ओर इशारा किया। जैकब, हमें असली बिस्तर मिलने में कितना समय लगेगा? वास्तुकार ने शाम के रेखाचित्रों से ऊपर देखा। उसके हाथों पर अभी भी पत्थर की धूल जमी हुई थी। पहली इमारत के लिए कुछ घंटे बचे हैं। अलग अलग कमरों के साथ उचित शयन कक्ष। व्यक्तिगत कमरे। नए योद्धाओं में से एक ने उत्साहित होकर पूछा। ज्यादा उत्साहित मत हो, दूसरे ने चिढ़ाते हुए कहा। तुम इतनी जोर से खर्राटे लेते हो कि मुर्दे भी जाग जाते हैं। पूरे कैंप में हंसी की गूंज गूंज उठी। यहां तक कि आमतौर पर गंभीर रहने वाले सैनिक भी आराम कर रहे थे और अपने विस्तारित क्षेत्र की सुरक्षा में अपनी चौकसी कम कर रहे थे। एलेना ने अपनी जेब से कुछ अस्थायी कार्ड निकाले। किसी को खेल में दिलचस्पी है? दांव पर अतिरिक्त मिठाई का राशन है। तुम तैयार हो? मार्कस ने मुस्कुराते हुए आग के पास आते हुए कहा। बहुत समय हो गया जब मैंने किसी तीरंदाज के हाथों ठीक से पैसे गंवाए थे। तुम्हारा आशावाद दिल को छू लेने वाला है, एलेना ने अभ्यास से सहजता से कहा। जैक, रामसे और कोई इतना बहादुर है? जल्द ही समूह का आधा हिस्सा कार्ड गेम में मग्न हो गया, जिसमें रणनीतिक सोच के साथ चंचल मजाक भी शामिल हो गया। बाकी आधे लोग एथन के क्षेत्र में शामिल होने से पहले अपने जीवन के बारे में शांत बातचीत में लगे रहे। जैकब ने अपने घर में देखी गई भव्य इमारतों की कहानियां सुनाई। योद्धाओं ने अपनी अपनी पृष्ठभूमि से प्राप्त प्रशिक्षण तकनीकों की तुलना की। सभी ने सामूहिक ज्ञान में कुछ न कुछ योगदान दिया। एथन को एक ऐसी गर्माहट महसूस हुई जिसका कैंपफायर से कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ आदेशों का पालन करने वाले बुलाए गए लोग नहीं थे, ये एक समुदाय बन रहे थे। ऐसे लोग जो सचमुच एक दूसरे की भलाई की परवाह करते थे और अपनी साझा उपलब्धियों पर गर्व करते थे। उनके चारों ओर सुरक्षा घेरा धीरे धीरे गूंज रहा था, लेकिन असली सुरक्षा तो उनके लोगों के बीच बनते बंधनों से थी। जब यह घेरा गिरता तो वे सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं लड़ते, वे अपने घर और परिवार की रक्षा करते। असली परीक्षा तक अभी 4 दिन बाकी हैं। लेकिन अपने लोगों को हंसते, प्रतिस्पर्धा करते और कहानियां साझा करते देखकर एथन को विश्वास हो गया कि वे मिलकर जो भी चुनौती आएगी उसका सामना कर लेंगे। जब सभी लोग चटकती हुई आग के चारों ओर अच्छा समय बिता रहे थे तो अचानक सुरक्षात्मक दीवार अशांत जल की तरह लहराने लगी। नीला ऊर्जा क्षेत्र टिमटिमा रहा था, उसकी सतह पर विकृति की लहरें दौड़ रही थीं। हर सिर उस हलचल की ओर मुड़ गया और हंसी गले में ही रुक गई क्योंकि युद्ध की प्रवृत्ति हावी हो गई। वह क्या था? एलेना फुसफुसाई। उसका हाथ पहले से ही उसके धनुष की ओर बढ़ रहा था। मार्कस तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसकी नजरें बैरियर की परिधि पर गड़ी हुई थीं। कुछ हमारी सुरक्षा की परीक्षा ले रहा है। ये हमले बिच्छुओं जैसे नहीं हैं। इसके अलावा हमने इलाके के ज्यादातर बिच्छुओं को मार गिराया है। बात कुछ और ही है। लहरें तेज होती गईं, उत्तर में एक विशिष्ट क्षेत्र में केंद्रित हो गईं। बेतरतीब उतार चढ़ाव नहीं, जानबूझकर दबा कुछ कमजोरियों की तलाश कर रहा था। हम पर हमला हो रहा है। एथन अपनी अवलोकन मुद्रा से उठा और जैसे जैसे वह निहितार्थों को समझ रहा था उसकी अभिव्यक्ति कठोर होती गई। अवरोध राक्षसों के हमलों का सामना कर सकता था, लेकिन यह अलग लग रहा था। हमलों में एक प्रकार की दस्तक देने वाली लय थी, जिसका अर्थ था कि यह एक बुद्धिमानीपूर्ण कार्य था जो कि कहीं अधिक खतरनाक था। सब लोग अपने हथियार तैयार रखो, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज शाम की हवा में गूंज रही थी। मेरे पीछे आओ, देखते हैं क्या हो रहा है, उसकी प्रजा ने सैन्य सटीकता से जवाब दिया। शांत वातावरण सुबह के कोहरे की तरह गायब हो गया।
जैसे ही एलेना ने अपना उन्नत तरकश उठाया, ताश के पत्ते बिखर गए। जैक की तलवार म्यान से बाहर निकली। यहां तक कि रामसे ने भी दृढ़ निश्चय के साथ खाना पकाने का चाकू उठा लिया। जो कुछ भी बाहर है वह जानता है कि हम यहाँ हैं। वे एक इकाई के रूप में उस विक्षोभ की ओर बढ़े, उनके विस्तारित क्षेत्र को पार करते हुए उनके जूते रेत पर चरमरा रहे थे। अवरोध की नीली चमक किसी तरह मंद पड़ रही थी, मानो उस पर दबाव डालने वाली हर चीज उसकी ऊर्जा को सोख रही हो। जैसे ही वे एक छोटी सी ऊंचाई पर पहुंचे, हमले का स्रोत दिखाई देने लगा। अरे हम मिल गए! 3 इंसान बैरियर के किनारे के ठीक बाहर खड़े थे, उनकी सहज मुद्राओं से शिकारी जैसा आत्मविश्वास झलक रहा था। ये कोई हताश बचे हुए या भटके हुए लोग नहीं थे, वे खुद को ऐसे शीर्ष शिकारियों की तरह पेश कर रहे थे जिन्हें आसान शिकार मिल गया हो। इंसान ये तो राक्षसों से भी कहीं ज्यादा बदतर है। नेता अपने साथियों से थोड़ा आगे खड़ा था, दोनों हाथों को क्रॉस करके और गणना भरी निगाहों से एथन की आती हुई सेना का निरीक्षण कर रहा था। उससे शक्ति किसी भट्टी से निकलने वाली गर्मी की तरह निकल रही थी, कम से कम निम्न स्वर्ण पद। उसके दोनों ओर खड़े सैनिकों में पीकसिल्वर आभा थी, उनकी शक्ति एथन को छोड़कर उस क्षेत्र में सभी का वध करने के लिए पर्याप्त थी। वे मेरे लोगों को कुछ ही सेकंड में मार सकते थे। मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास इसका नतीजा तय करने के लिए पर्याप्त मारक क्षमता है। तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहटें तैर रही थीं, जैसे वे किसी के आने का इंतजार कर रहे हों और साफ तौर पर अपनी मौजूदगी से पैदा हुए डर का आनंद ले रहे हों। चूहों को घेरने वाली बिल्लियों का शिकारी संतोष। वाह वाह! पहला अधीनस्थ हंसा, उसकी नजर स्पष्ट इरादे से एलेना पर टिकी रही। इस प्यारे से छोटे से क्षेत्र को देखो। नए विषय, नया निर्माण, और वह तीरंदाज लड़की तो बहुत ही आशाजनक लग रही है। वे पहले से ही मेरे लोगों को संपत्ति की तरह बांट रहे हैं। दूसरा अधीनस्थ बैरियर के पास आया, उसकी नजर भी एलेना पर टिकी थी। मैंने उसे पहले देखा था, मार्कस। कोई गलतफहमी मत पाल लेना। तुम्हारी नजर हमेशा से ही खराब रही है, डेरेक। वह साफ तौर पर मेरी है।